रिकॉर्ड कंटिन्यू। हेलो गाइस, वेलकम टू पीएसएफ का पॉडकास्ट नंबर 2 है। पिछले हफ्ते में जब आपको छोड़ के गए थे तो बहुत सारी चीजें होने वाली थी, सबसे बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। यूरोज स्टार्ट हो चुका है, डब्ल्यूटीसी का फाइनल हुआ है या नहीं हुआ अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं है, लेकिन चल रहा है वो। और बहुत सारी चीजें हुई हैं। कोका कोला, टोनी कक्कड़ का नया गाना भी आया है जो सब्सक्राइब नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कोका कोला नीचे आ गया है रोनाल्डो की वजह से, जो लोग कह रहे हैं। और चलिए, ये सब बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने शर्मा जी का। राघव शर्मा, क्या हाल है आपके? सर बढ़िया सर, आप बताइए सर कैसा चल रहा है? तो आज यार, कल हाँ बोलो सर। आप बोले बोले, आप बोलिए सर। तो काफी आजकल खबरें चल रही हैं, काफी चीजें सुनने को मिल रही हैं। स्पोर्ट्स अभी काफी अच्छा रहा इस लास्ट वीकेंड। क्रिकेट ने भी हमें काफी डिसअपॉइंट किया और फुटबॉल ने काफी होप दी। तो बस ऐसे ही चला हुआ था। स्टार्टिंग में फुटबॉल ने भी काफी डिसअपॉइंट किया, फुटबॉल ने फिर होप दी, और क्रिकेट ने जो हमें लगा कि क्रिकेट होप देगा तो क्रिकेट ने डिसअपॉइंट किया। तो आज ये वीक लास्ट वीक ऐसे ही रहा सर, अप एंड डाउन चल रहा है। अच्छा, तो बात करते हैं। पिछली बार के वीडियो में बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया, थैंक यू। आप भी हमारा वीडियो देखिए, काफी लोगों ने ना चाहते हुए पूरा वीडियो देखा, हमारा वॉच टाइम अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। तो प्रवीण शर्मा, बात करते हैं हम वही हमारा सबसे हॉट टॉपिक इस समय का, डब्ल्यूटीसी फाइनल जो चल रहा है अभी पेजेस बोल साउथहैम्पटन में। आज का था दिन 4, ऑफिशियली दिन 4 था, जो कि बिल्कुल व्हाइट वॉश हुआ। और स्टार्ट करते हैं हम आपके रिएक्शन से। बेसिकली तो आपने पूरा मैच हम लोग को एक हफ्ते पहले ही बता दिया था, लेकिन आप रियल मैच के ऊपर आपका क्या कहना था? तो सर हुआ वही जो मैंने बोला था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही हुआ। इंडिया के ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर हमें लगा था कि इंडिया गेम अच्छा खेल रही है, इंडिया बहुत अच्छा करेगी। उसके बाद अचानक से झटके लगे हमें। हमारा मिडिल ऑर्डर चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए जल्दी, फिर विराट कोहली भी आउट हो गए, मतलब कुछ ज्यादा सब्सटैंशियल नहीं डाल पाए। फिर जैसे वहां विराट कोहली आउट हुए उसके बाद क्लासिक इंडियन कोलैप्स हुआ। ऋषभ पंत, फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, फिर अपने भाई अजिंक्य रहाणे जो तलवारबाजी कर रहे थे वो वैसे आउट हो गए। और फिर ऐसे करते करते हमारी पूरी इंडिया टीम 217 पे सिमट गई। तो 146 पे 3 थी और 217 पे 3। और ये पिछली बार कब हुआ था? डे नाइट टेस्ट मैच याद है ऑस्ट्रेलिया में? अचानक से विराट कोहली अजिंक्य रहाणे अच्छा खेल रहे थे, एक बंदा आउट हुआ, फिर पूरा कोलैप्स हो गया इंडिया टीम का बैटिंग ऑर्डर। सो आदत हो चुकी है इसकी, अब इंडिया फाइट बैक करेगी। 2 विकेटें आ गई हैं, अभी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। तो बॉलिंग के उस पर बात करूंगा मैं तो मोहम्मद शमी जो थे काफी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। चलिए, जसप्रीत बुमराह। बॉलिंग पे हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन पहले हम एक कर लेते हैं, क्योंकि मैच स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने सबने, आपने भी, हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन किया था उस हिसाब से हमें लग रहा था कि हमारे ओपनर कोलैप्स करेंगे। लेकिन पॉजिटिव पहले बात कर लेते हैं। हमें लग रहा था ओपनर्स ने काफी अच्छा खेला, मतलब रोहित शर्मा और शुभमन गिल से उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके पास प्लान लग रहा था, बहुत आगे आके खेल रहे थे और जितनी भी स्विंग थी उसको निगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगा भाई ओपनर तो अपने बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन दिक्कत फिर से वही आई। और मैं इसे इंडियन टीम की दिक्कत नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा दिक्कत इंग्लैंड की। क्योंकि मैं नॉर्मली लक में बिलीव नहीं करता हूँ इस क्रिकेट में, लेकिन क्रिकेट में उस दिन लक हुआ था। क्योंकि जब विराट कोहली और रहाणे फर्स्ट इनिंग में खेल रहे थे वो सेट हो गए थे, और आपको पता है कि थर्ड जो सेशन था उसमें रन लूटने थे इंडिया को। और उस समय ही बारिश हो गई, उस समय बारिश नहीं हुई, बैड लाइट हुआ, और वहां से मोमेंटम इंडिया का खत्म हो गया। और नेक्स्ट डे जब बैटिंग करने आए तो विराट कोहली एक्सपेक्टेड था एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बैटिंग तो अच्छी कर रहे थे राहुल, ये तो मानोगे। बैटिंग तो विराट अच्छी कर रहा था वो, लेकिन बॉल उसको ऐसी पड़ गई जेमिसन की कि वो अनप्लेबल थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो निराश किया, ऋषभ पंत से तो उम्मीद थी भी नहीं, निराश किया रहाणे ने जो गंदा शॉट खेला, बहुत ही गंदा शॉट था। मतलब उसको माफ नहीं किया जा सकता है। कोई भी अगर ग्रेट लेवल क्रिकेट भी खेला है तो उसको पता है कि बाउंसर आने वाली थी, सबको पता था। तो क्या कहना चाहेंगे आप रहाणे की उस शॉट से, तो तलवारबाजी सर वो की आप? पहली बात मैं बोलूंगा वो बाउंसर थी। हाँ, दूसरी बाउंसर बात, नहीं थी। बाउंस शॉर्ट पिच डिलीवरी थी,
और वो होता है जब एक बिल्ली है, बिल्ली ने रास्ता क्रॉस करना है, तो वो जब वो डबल माइंड में फंस जाती है, वो गाड़ी की नीचे आती है कि पार करूं कि नहीं वापस चल जाऊं, पार करूं कि वापस करूं। जब वो डबल माइंड में फंस जाती है, बीच रास्ते में रह जाती है और ट्रक आके गाड़ी चढ़ा देता है, तो गलती बिल्ली की है। और रहाणे वही हो गया, उनको या तो खुल के पूरा बैट घुमाना चाहिए था, या फिर उनको बॉल को वो डबल माइंड में रह गए। और दूसरी बात, सुनील गावस्कर ने एक बात बोली थी मैच के बाद कि अपने 50 तलाश रहे थे, बहुत टाइम से 50 नहीं आए थे। इन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की, जो ब्रिलियंट बॉलिंग चल रही थी जेमिसन या फिर टिम साउदी या ट्रेंट बोल्ट की तरफ से, टिम साउदी को छोड़ दीजिए, ट्रेंट बोल्ट की तरफ से काफी अच्छे से संभाला, काफी अच्छे से देख के वाज वेरी वेरी वॉचफुल। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था राणे अच्छा खेलेंगे, थोड़ा लंबा खेलेंगे, और वो शॉट जो था सर, इनएक्सक्यूजेबल, कुछ नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बड़े स्तर का लेवल पे नहीं जा सकते। और मतलब फिर इंडिया यहीं से अगर मैच हारेगी तो रहाणे की गलती की वजह से, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप वहां लग जाती सर, तो आज मैच अलग होता। और बिल्कुल सही सर कह वो रहे हैं। एक रन के चक्कर में उन्होंने इंडिया के जो पोटेंशियली 50 रन थे वो मर गए। और बॉलर इतना घटिया सर, बिल्ली नील वैगनर, बिल्ली आगे स्टार के नीचे। सर वही नील वैगनर इतनी घटिया बॉलिंग कराता है सर, कुछ स्विंग नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको बस एक ही शॉर्ट बॉल पटकना आता है और उसी से विकेट मिली इतनी घटिया बॉल से। मुझे सर बॉलर तो खुश हो गए। मतलब ऋषभ पंत का मुझे इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही हम कर रहे थे वो, लेकिन रहाणे का तो डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद अपनी टेल आई, और अपनी टेल वैसी है जैसी श्रीलंका के फास्ट बॉलर है, जो कि है ही नहीं। तो बेसिकली एक नहीं चीज सर, कहूंगा कि अगर मैच हाँ स्टार्ट होने से पहले हम लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और इंडिया को बैटिंग दी है, और इंडिया ने 220 या 250 के रन बना लिए हैं, तो एज ए इंडियन क्रिकेट फैन आप ले लेते उसे? क्योंकि मैं तो ले लेता। मैं भी ले लेता, मतलब इतना कुछ नहीं है, मेरे पिच देख रहा था, लेकिन अब जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म होगी मैं उस रन को ना लेता, क्योंकि आई वांट मोर रन, क्योंकि अब हरकत हो नहीं रही। नहीं नहीं, जब बॉलिंग मैंने पे तो बॉलिंग अभी मार देखी, रहे हैं। नहीं नहीं, बॉलिंग पे तो अभी मार रहे हैं। ठीक बैटिंग है, में आप देखिए, 217 ओके। इंडिया ऑल आउट, 217 इंडिया ऑल आउट हो गई, फिर आई न्यूजीलैंड बैटिंग करने। और इसके सबने इसके सर 3 फेजेस है, इसके 3 फेजेस है मेरी एक्सपेक्टेशंस के। मैच से पहले मुझे लगा 300 रन काफी रहेगा, मैच स्टार्ट हुआ मुझे लगा 220 250 काफी रहेगा, 146 पे 3, आई वाज एक्सपेक्टिंग 280, फिर 146 पे 5 हो गई, 4 हो, हाँ 5 हो गई, 156 160 के आसपास 5 हो गई, आई वाज एक्सपेक्टिंग इंडिया 220 मार दे काफी है। फिर वहां पे स्टैंड आया कोहली और रहाणे और जडेजा का, वहां से आई वाज एक्सपेक्टिंग 250, उस मतलब पोजीशन से 250 हाँ, होनी चाहिए। मतलब ट्विटर पे भी मैं देख रहा था कि लोग यही कह रहे थे कि नॉर्मली लोग 250 एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये भी बात थी कि जैसे जिस तरह से जडेजा बैटिंग कर रहे थे, वो बिल्कुल मैच्योरली बैटिंग कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वो लंबा खेलेंगे। लेकिन उनको टेल, इंडिया की सर टेल वैसे है नहीं सपोर्ट करने वाली, तो उससे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो जैसे अश्विन सर आउट कमिंग, हुआ, बोलो सर। तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अपना टेल कुछ कर पाएगा, वही हुआ। चलो अब बात करते हैं सर इंडियन बैट्समैन की बैटिंग लाइनअप की। मैं थोड़ा आपको लैपटॉप या मोबाइल सीधा कर ले, सर कट रहा है आपका। सर इतना कुछ नहीं हुआ सर, सर कट रहा है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। चलिए, अब हाँ ठीक है। सर अब ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे थे कि अब आते हैं इंडियन बॉलिंग पे, हाँ क्योंकि सब सर एक्सपेक्ट कर सर रहे थे। लास्ट एक लास्ट लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू इंडियन बॉलिंग। हाँ, कंप्लीट करिए आप। 4 मैं बैट्समैन का नाम लूंगा जो 4 बैट्समैन आउट नहीं होते थे। ऋषभ पंत अपनी गलती से आउट हुए, रविंद्र जडेजा अपनी गलती से आउट हुए, रविंद्र जडेजा का आउट देखा था आपने, रविंद्र अपनी जडेजा गलती का से आउट, तो मैं नहीं मानूंगा, लास्ट ओवर था तो। मतलब हाँ, जो भी है एक सेंस आप कह सकते बहुत गलत आउट, बहुत। शामी वाज देयर, शामी ने चौका मारा था, शामी बैट घुमाता है, शामी 6-7 रन और डाल सकता था, ठीक है। हैं। शामी, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे एंड रोहित शर्मा, ये 4 विकेटें न्यूजीलैंड की अच्छी बॉलिंग से नहीं आई, ये विकेटें ये आई इंडियन बैट्समैन की बेवकूफी से, ये बात याद रखें। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल स्कोर स्कोर काफी ज्यादा होना चाहिए था, सो मैं मानता हूं कि टेलेंडर्स की विकेटों को छोड़ दीजिए, तो जो न्यूजीलैंड जब बॉलिंग करानी थी, न्यूजीलैंड को पता था हमने इंडिया की 6 विकेटें लेनी है, वो 6 विकेटें उनके टॉप बल्लेबाज है।
अगर हमने इनकी एक बार विकेट ले ली, 6 या 7 विकेट ले ली, बाकी टेल एंडर छोड़ दो तो जल्दी आएंगे। तो 4 बल्लेबाजों ने निराश किया, बचे कितने? 3। सिर्फ 3 बल्लेबाज उन्होंने अपने स्किल और अच्छी बॉलिंग से निकाले हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा। बाकी 4 अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं। और अगर इंग्लैंड का टूर आएगा ना सर, तो यही होगा सर, इंडिया टीम का बढ़ने नहीं वाली अगर ऐसे करके आउट होगी। सही बोला, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर 4 अपनी गलती से जो नहीं भी आउट हुए हैं, तो अगर देखो कि शुभमन कितने स्कोर कार्ड अगर आप देखें हम, तो रोहित ने 34 बनाया, शुभमन ने 28 बनाया, विराट ने 44 बनाया, अजिंक्य ने 49 बनाया। इन चारों को स्टार्ट तो मिला था। अगर आपको टॉप 5 में से टॉप 4 को स्टार्ट मिल रहा है और आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स योर प्रॉब्लम। अगर आप नहीं कर पा रहे, लोअर ऑर्डर से हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि विहारी को खिलाना चाहिए था, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बता, क्योंकि अगर आप जडेजा और अश्विन को देखें तो मिला के इन लोगों ने 37 38 रन बना लिए, तो मुझे नहीं लगता विहारी उससे ज्यादा बना पाता। तो अच्छा था। इंडिया बैटिंग फर्स्ट सेशन खत्म हुआ तो फीलिंग अपनी यही थी कि 10-20 रन कम है, लेकिन था कि अपने इंडियन बॉलर्स आएंगे और देखते हैं वो क्या करते हैं। और इंडियन बॉलिंग स्टार्ट हुई और पहले 10 ओवर में मुझे लगा कि चलो अब लेकर जो ड्यूक बॉल का है वो धीरे धीरे हटेगा, स्विंग और होगी 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 होगी। लेकिन पता नहीं उसे प्लान कहेंगे, डर कहेंगे, क्या कहेंगे, बट इंडियन बॉलिंग वॉज वेरी डिफेंसिव, बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी। अटैक किया ही नहीं उन्होंने। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे 12 ओवर में 19 रन दिए, विकेट लिया ईशांत शर्मा ने, बाकी सबने भी अच्छा किया। अश्विन के बारे में बात करेंगे हम बाद में, लेकिन अपने जो 3 फास्ट बॉलर्स थे उनके परफॉर्मेंस के बारे में पहले आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, फिर बताता हूँ मैं भी। सर पहली बात में स्टार्ट करेंगे इंडियन बॉलिंग अटैक से। सबसे पहला ओवर कराया हमारे ईशांत शर्मा ने, दूसरा ओवर बुमराह ने, तीसरा ओवर शमी ने, मतलब जो 3 पेसर्स थे। मैं सबसे पहले बात करूंगा जसप्रीत बुमराह की। फर्क यही था बस, इंडिया टीम की जर्सी के आगे मुंबई नहीं लिखा था। अगर ये दोनों एक साथ होते ना, विकेट आती सर, शर्त लगवा लो। बस वो मुंबई की कमी रह गई। और रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे। ये 2 चीजें होती तो अच्छा होता, क्योंकि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग कराई, ही वाज, मतलब हम अगर 2 बॉलर के साथ खेलते, बेसिकली हम 4 बॉलर्स के साथ खेले, बुमराह को छोड़ दीजिए। बुमराह ने 3.5 की इकोनॉमी से रन खाए हैं। बुमराह ने तंग नहीं किया बल्लेबाजों को। अगर प्रेशर ईशांत एक एंड से बना रहे तो बुमराह चौके खा रहा है सर। अगर नहीं होता मैं तो कहता सिराज बेटर ऑप्शन था। सिराज बिकॉज सिराज हाइंडसाइड में इन बहुत हाइंडसाइट, लेकिन अच्छा बुमराह समझ गया। आई डोंट थिंक कि जिस तरीके की अब इंग्लैंड में हमें पता है कि अब जैसे मैं एक उनकी बात सुन रहा था कुमार संगकारा की, तो सो ही सेड कि बॉल घूमने की एक ऑप्टिमम स्पीड होती है, बॉल जो स्विंग होती है उसकी एक ऑप्टिमम स्पीड होती है जो विच इज 136 टू 138। और ये 136 और 138 की डिलीवरीज ईशांत शर्मा डालता है इंडिया टीम में, और मोहम्मद शमी थोड़ी हद तक। बुमराह 140 के ऊपर जाता है, एंड बुमराह इज हिट द डेक बॉलर, तो उनकी बॉल मूव भी नहीं कर रही थी क्योंकि बॉल को उतना टाइम ही नहीं मिल रहा था हवा में हिलने का। और दूसरा उनकी स्ट्रैटेजी, और सीधी बॉल करा रहे थे। अगर आप देखेंगे बहुत कंफर्टेबली उनको लेग साइड में रन पड़े हैं। तो उस समय मैं बोलूंगा, आई डोंट थिंक बुमराह ने अच्छी बॉलिंग कराई, ही कैन डू मच बेटर, बट हियर आई वाज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम विद बुमराह। और दूसरा आता है ईशांत शर्मा पे। ईशांत शर्मा ने हर बार की तरह तंग किया बल्लेबाजों को, और जो विकेट ली कॉनवे की, फंसाया उनको उनकी इन स्विंगर्स के साथ, आउट स्विंगर्स के साथ। ईशांत वाज इम्प्रेसिव, अच्छे बॉलर। ईशांत वाज इम्प्रेसिव। ईशांत की मेरे को यही अच्छी चीज लगती है कि वो दिमाग से बॉलिंग कराते हैं और बैट्समैन को फंसाते हैं। अगर उनके पास कुछ हो नहीं रहा विकेट से, वो बैट्समैन को फंसाएंगे, उनको वैसे विकेट मिली। और मोहम्मद शमी इज मिस्टर अनलकी, उनके साथ भी थोड़ा सीन है। अब दूसरी बात आते हैं डिफेंसिव बॉलिंग, जैसे आपने बोला, अगर आप थोड़ी लेंथ रखेंगे, थोड़ी इंडिया की लेंथ शॉर्ट थी। ये बॉलें, जैसे कमेंटेटर भी बोल रहे थे मैच के दौरान, कि ये बॉलें दिखने में प्यारी लगती हैं, दीज आर प्रिटी डिलीवरीज, बट बैट्समैन उसको लेंथ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो टॉम लेथम और डेविड कॉनवे, तो वो बॉल को लेंथ पे छोड़ रहे थे। उन्हें पता था कि गुड लेंथ के आसपास है, बॉल पे उछाल है, तो हम छोड़ेंगे तो जाएगी। तो चाहे जितना मर्जी बॉल मूव करे, बैट्समैन छोड़ सकता है उन बॉल्स को, और वही कर रही थी न्यूजीलैंड।
और फिर तो जब थोड़ी सी अंदर ला रहे थे, उनको खिलाने की कोशिश कर रहे थे सेम लेंथ से, तो वो मजे से फ्लिक करके सिंगल ले रहे थे। किसी ने भी थोड़ा भी फुल लेंथ थोड़ा और आगे रखी होती बॉल, चांस लिया होता, चौके खाए हुए थे, एज वगैरह लिए होते, दे शुड हैव टेकन दैट चांस। वही वो ही मैं नहीं बोल लिया। रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसे ही तो डिफेंसिव माइंडेड बॉलिंग कहेंगे हम। चलो एक, अगर हम एक एंगल से देखें तो शायद लोगों को लग रहा होगा कि एक स्ट्रैटेजी है, बस स्ट्रैटेजी किस बात की यार? जब आप दो बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हो और राउंड द विकेट आके बॉलिंग कर रहे हो, पहली बात तो एक बात जो बहुत ही खराब मुझे लगी, 15-20 जितने ओवर थे सब राउंड द विकेट आके बॉलिंग कर रहे हो आप बीच में ट्राई भी नहीं कर रहे हो कि आप ओवर द विकेट जाओ, एक बार ट्राई कर लो, वो भी नहीं किया। लेकिन चलो वो स्ट्रैटेजी है, लेकिन जहां तक डिफेंसिव, इंडिया की बॉलिंग डिफेंसिव थी। अब जो भी कहें लोग प्लान के अकॉर्डिंग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक एंड से एग्रेसिव थे, वो बुमराह को इसलिए ज्यादा रन पड़े क्योंकि वो एग्रेसिव था, जो कि बिल्कुल नहीं लगा। बुमराह वॉज द लीस्ट, मतलब एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से जिसको था, लग रहा था विकेट मिलेगा, बुमराह टच में ही नहीं था। और लेकिन जो बात उसने बॉलिंग की, मोहम्मद शमी आया, मोहम्मद शमी ने दिल जीता, जितना भी किया उसने। लोग अनलकी कह रहे हैं, मुझे अनलकी अनलकी का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि ये 2018 के टूर पे भी जैसे ब्रॉडकास्टर दिखा रहे थे कि सबसे ज्यादा जो चांसेस क्रिएट किए थे वो शामी ने किए थे, लेकिन उनको विकेट नहीं मिले। तो ये क्रिकेट में आपको पता, प्रोफेशनल गेम में अनलकी अनलकी कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको विकेट नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे, और वो शामी नहीं कर सकते। अब सो बात करते हैं अश्विन। अश्विन की अश्विन से आपने अश्विन पे जाते हैं, उससे पहले मैं बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगा मोहम्मद शमी के बारे पे। अगर आप देखेंगे मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा, जब एज अ व्यूअर आप जब मैच देखते हो, आप एक चीज, जब बॉलिंग अच्छी होती है तुम बोलते हो ये वाले सबसे ज्यादा मूवमेंट्स मोहम्मद शमी ने क्रिएट किए। समझ रहे हो? जब बैट के पास से चले गई, बैट्समैन को अचानक से अंदर आ गई, समझ रहे हो? ऐसी हरकतें जो बैट्समैन को नचाए, वो सबसे ज्यादा मोहम्मद शमी ने किया। बैट्समैन डर रहा था कि उनको हिट कर रही थी, तेज कर रही थी बॉल। और और वो गलत खेल रहे थे। मोहम्मद शमी का कैच नहीं बोल सकते, ईशान की बॉल तो थी, लेकिन शमी का कैच कैच भी भी बहुत अच्छा था। प्यारा था और इम्पोर्टेंट था। अब लेकिन आप बात करते हैं, जो मुझे लगा था, जो हम लोग बात भी चल रही थी कि अश्विन ने कैसी बॉलिंग की आपके ऊपर। आई थिंक अश्विन ने बहुत अच्छी आपने विकेट खुद ही देखी, विकेट में सिर्फ उछाल था और कुछ नहीं था, बाउंस था थोड़ा सा, वो अश्विन को पता चलिए कि बाउंस था। बट बात वो है, ये नहीं है कि उन्होंने विकेट कैसे ली। विकेट उन्होंने स्पिन की वजह से नहीं ली है, बॉल वाज नॉट स्पिनिंग, उन्होंने बैट्समैन को सेटअप किया। एग्जैक्टली ठीक है, यही सेटअप करके आउट किया। उन्हें पता था कि लेथम को कैसे आउट करना है। और अगर आप बोलें डेविड कॉनवे का, मेरे पास अभी स्टैट्स और डेटा नहीं है कितनी बॉलें डेविड कॉनवे ने खेली। आई थिंक अगर कॉनवे ज्यादा गेंदे खेलते, अश्विन को ज्यादा फेस करते, तो उनको भी दिक्कत आती। हाँ वो बात एग्जैक्टली बाद में, लेकिन लेथम को शुरू से दिक्कत हो रही थी। अगर आप देख रहे हैं, लेथम काफी उछल रहे थे, आगे आके खेल रहे थे, पेशेंस के साथ नहीं खेल रहे, जैसे केन विलियमसन खेल रहे थे अश्विन को या फिर जडेजा को, वैसे नहीं खेल पा रहे थे। और अगर आप देखेंगे, अश्विन ने काफी जल्दी अडेप्ट किया। सो अगर आप देखेंगे, जैसे बात भी चल रही थी मैच के दौरान की अश्विन बहुत हवा में तेज करा रहे थे पहले, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा रहे थे, 80-90 किलोमीटर। जैसे उन्हें समझ आया कि लेथम को मैं स्पीड से फंसा सकता हूँ, चकमा दे सकता हूँ, उन्होंने हवा में वो जो जिस डिलीवरी पे आउट किया, दैट वाज 83 किलोमीटर पर आवर। हाँ हवा पे स्लो कर दी गेंद, रुक के आई, लेथम पहले आ गए बॉल पे, ड्राइव पे, और फील्डर भी बिल्कुल सही जगह रखा था, 2 कैचिंग पोजीशन रखी थी कवर और एक्स्ट्रा कवर पे, बिल्कुल और वहां पे कोहली ने कैच किया। सो आई थिंक इट वाज प्योर क्लास। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्पिन बॉलिंग, दिस इज स्पिन बॉलिंग एट इट्स बेस्ट। ये सिर्फ बंदे का क्रिकेटिंग ब्रेन है जिससे उन्होंने विकेट ली, जो मेरे को बहुत पसंद आया। तो मुझे भी वही है। मुझे लगा कि अश्विन ने जो सेटअप किया था वो पिच पे, अब बेसिकली अब अश्विन को सही मायनों में हम लोग उसको वर्ल्ड क्लास बॉलर कह सकते हैं अब, क्योंकि हाँ, आफ्टर। और अगर हाँ, हाँ बोले बोले। और वो एक और चीज बोलूंगा मैं कि उस टाइम पे वो विकेट के जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं भूलनी चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अगर उस टाइम पे वो विकेट नहीं आती, आई एम गेसिंग, तो फिर मुश्किल हो जाता था। आई थिंक अश्विन का वो सेकंड लास्ट ओवर था उस स्पेल का। हाँ सेकेंड लास्ट ओवर। तो अगर वो विकेट नहीं आती, अश्विन चले जाते अटैक से, पेसर्स को बहुत आसानी से खेल रहे थे लेथम और वो, और जिस तरीके से खेल रहे थे, आई थिंक वो डोमिनेट करते। अगर 100-101 में भी एक भी विकेट ना होती, वो विकेट इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे आया और इतना सही विकेट था,
हैट्स ऑफ टू अश्विन, यार ये बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही। मुझे लगा कि शमी के बाद कोई बॉलर जो लग रहा था विकेट लेना दूसरी बात होती, कोई बॉलर जो विकेट लेने के लिए लग रहा था, जो सोच रहा था, दिमाग लगा रहा था। स्पेशली अगर आपने नोटिस किया हो, केन विलियमसन ने पहली बॉल फेंकी, वो विराट कोहली अश्विन जो भी जिसकी भी थी कॉल थी वो, कि उन्होंने लेग स्लिप नहीं लगाई हुई थी। क्योंकि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जितने मैचेस खेले हैं इंडिया ने, तो पहले ओवर से ही लेग स्लिप लगाई हुई थी। तो अश्विन वॉज पिक ऑफ द बॉलर। जडेजा के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि 3 ओवर में क्या ही जज करेंगे उनको। लेकिन एज अ होल 101 रन बना लिए न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। तो आज का मैच जो, वो तो तीसरा दिन था, चौथा दिन तो वॉश आउट हो गया, आज का वॉश आउट हो गया पूरा दिन। अब आपको इस टेस्ट से क्या उम्मीद है? 2 दिन बचे हैं इफेक्टिवली, एक रिजर्व डे भी ले लिया जाए तो क्या लगता है? मैं नहीं पूछूंगा कि क्या लगता है आपको, क्योंकि ऑप्शन अभी लोगों को लग रहे हैं ड्रॉ के। आप ये बताइए, इंडिया के जीतने के चांसेस है? मुझे नहीं लगता। तो लेट्स इसको पेपर में डालते हैं। 180 ओवर है मान लो इंडिया के पास, 180 ओवर कराएगी, 90 ओवर 2 दिन, 180 ओवर मान के चलते हैं और मानते हैं इंडिया पूरे 180 ओवर खेल रहा है। अब सेशन वाइज देखें तो इंडिया को अगर ये मैच जीतना है, तो पहले इंडिया को अगर ये मैच जीतना है, 2 सेशन में न्यूजीलैंड को आउट करना होगा, या न्यूजीलैंड को 2 सेशन के अंदर अंदर कुछ टारगेट या स्कोर देना होगा मारने के लिए। 2 सेशन के अंदर अंदर निपटाना होगा न्यूजीलैंड को। 2 सेशन में हम निपटाते हैं, आपके पास 1 सेशन आता है, तो आप 2 सेशन लोगे बैटिंग करने के लिए इंडिया। और जिस तरीके की पिच है, मेरे को लगता नहीं कि 2 सेशन में आप स्कोर सेट कर सकते हो। तो मान लेते हो 3 सेशन लेते हो। अगर आप 3 सेशन लेते हो, आप ऑपोजिशन को 1 सेशन देते हो पूरा बैटिंग करने का, जिसमें अच्छा, आपको नहीं नहीं, सुनो, ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा। तो बेसिकली अभी जो पॉइंट तो लोग कह रहे हैं न्यूजीलैंड जीत सकती है या फिर ड्रॉ हो सकता है। अब हम सिर्फ अगर इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो ये मैच इंडिया कैसे जीत सकता है? आपने वैलिड पॉइंट उठाया कि 6 सेशन बचे हैं। अब आप कल से 6 सेशन अगर मान लो सारे होंगे, तो आपको क्या लगता है पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इस हिसाब से बताइए। अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो कैसे जीतेगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर ये मैच जीतना है तो पहले हमें देखना होगा, इंडिया को सबसे पहले अटैक करना होगा। कल पहला सेशन 2 घंटे का रहता है, 2.5 घंटे का, मतलब अराउंड 28 ओवर। हाँ। तो 28 ओवरों में कम से कम उन्हें देखना है कि 3-4 विकेटें आ जाए। 3-4 विकेटें देखनी होगी। अगर 3-4 विकेटें आती हैं, 6 विकेटें आ जाती हैं, ठीक है, 6 विकेट्स अगर आ जाती हैं, और अगर 6 विकेट्स आती हैं तो मेरे ख्याल से 80 ओवर हो जाएंगे। 80 ओवर हो जाएंगे। 60 ओवर, कितने ओवर हो गए अभी? बेसिकली दिन के लगभग 60 ओवर बचेंगे। नहीं, दिन के 60 ओवर मतलब नई बॉल आ जाएगी फिर। तो जब उनके टेलेंडर्स आएंगे, तो अगर हमारे पास नई बॉल आएगी तो उन्हें आउट, हमें फिर जो सेकंड सेशन आएगा, सेकंड सेशन में हमें बाकी 4 विकेट उड़ानी है आधे सेशन में। तो हमारे पास 10-14 ओवर रहने चाहिए। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो लास्ट सेशन के 28 ओवर और 14 ओवर, तो इंडिया के पास 32 ओवर होने चाहिए खेलने के लिए। 32 ओवर में मैं मान के चल रहा हूँ, अगर इंडिया को 32 ओवर मिलते हैं कल खेलने को, बैटिंग करने उतरता है, तो इंडिया को 32 ओवर मिलने चाहिए बैटिंग करने को। और हम जानते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्या किस चीज के कैपेबल है। अगर कल धूप निकलती है तो थोड़े बहुत नॉर्मल बैटिंग कंडीशंस है, तो मैं इंडिया को देखता हूँ। कल पूरा दिन मैच होगा, ये वेदर कह रहा है, कल पूरा दिन मैच होगा। ठीक है, अगर इंडिया को कल 32 ओवर मिलते हैं खेलने को, तो सर मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। अगर 32 ओवर खेल रही है इंडिया और इंडिया 2 विकेट उड़ा रहा है, 1 विकेट उड़ रही है इंडिया की, 32 ओवरों में इंडिया के 70-80 रन है, 82 मान लो, 85 पे 2 है इंडिया, या फिर 85 पे 1 या 2, 85 पे 2 है। अगले दिन इंडिया आता है, उनको देखना है कि वी हैव टू प्ले फॉर 1.5 सेशन, विच इज अगेन 45 ओवर्स और खेलने इंडिया को। ठीक है, तो उस 45 ओवर्स में लाइक्स ऑफ विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत को ऑल आउट अटैक करना होगा, और मतलब अच्छा स्कोर देना होगा उनको। तो मैं देख रहा हूँ उस 45 ओवर्स में इंडिया अगर और 100 रन या 120 रन जोड़ती है, 215-220 का टारगेट दे दे, और उन्हें 1.5 सेशन दे खेलने के लिए, बैटिंग के लिए 1.5 सेशन दे, एंड एक्सपेक्ट करे कि 1.5 सेशन में आउट कर सके। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, अभी कंटिन्यू करिएगा, लेकिन इतना ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा तो है। ये 1.5 सेशन में कर सके तो ही जीत सकता है इंडिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे रियलिस्टिकली, अगर मैं बात करूं, एक सेशन में न्यूजीलैंड को कल आउट करना होगा 28 ओवर अंदर अंदर, न्यूजीलैंड के 8 विकेट उड़ाना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन सा है, इम्पॉसिबल है। और ठीक है। ये हम लोग को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि नंबर 11 पे न्यूजीलैंड की तरफ से आएंगे बोल्ट। नंबर 11 पे हाँ आएंगे, ये आ जाते हैं, वो हाँ, भी बैटिंग कर लेते हैं। ठीक है। और मैं किस तरीके से देखता हूँ इस मैच को,
मेरे को जो लगता है रियलिस्टिकली न्यूजीलैंड के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। न्यूजीलैंड देखेगा कल, अगर उनके पास अभी 113-14 रन मारने हैं, न्यूजीलैंड कल अगर डबल डिजिट में पहुंच गया 70-80 रन में, वो जाएगा अटैक करने। ठीक है, वो इंडिया को देगा 10-30-40 रन की लीड, जाएगा अटैक करने, और इंडिया के बैट्समैन को पता है थोड़ी बहुत हिलेगी तो फिर डगमगाना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़े डिफेंसिव हुए, न्यूजीलैंड ऑल आउट अटैक करेगा, इंडिया की 4-5 विकेटें उड़ गई और लीड कुछ खास दे नहीं पाए, तो इंडिया के हारने के चांसेस ज्यादा हैं, न्यूजीलैंड की जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और इंडिया के हारने के चांसेस ज्यादा, यार मतलब जीतने के चांसेस कम ऐसा हैं। लग रहा है, लेकिन मुझे जो फील आ रहा है इसको एंड हम लोग यहीं पे करेंगे अभी, क्योंकि कल का मैच देखूँ। कल वेदर अच्छी है, तो अभी हम देखना पड़ेगा हम लोग कि नेक्स्ट वीक हम लोग क्या बात कर रहे होंगे। लेकिन मुझे जो नजर आता है, ये बिल्कुल ही एज में जाएगा ये मैच, और लास्ट डे इंडिया टेस्ट मैच बचाता होगा। मेरी फील आ रही है हमें कि लास्ट डे हम लोग यही एज ए इंडियन फैन सोच रहे होंगे बारिश हो जाए, बैड लाइट हो जाए, अंपायर को गाली देंगे, आईसीसी को गाली वो तो देंगे। हमेशा होने वाला है, जब तक इंडिया इंग्लैंड में खेल रहा है वो हमेशा होने वाला है सर। कल काइल जेमिसन ने 5 विकेट लिए, जो कि आपके आरसीबी के फेवरेट बॉलर हैं। तो उनके ट्विटर नहीं, उनके इंस्टाग्राम पे जाके लोग गालियां दे रहे हैं। मतलब किस हद तक गिर सकते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। और टाइम कितना है लोगों के पास। सर वही है सर, अब क्या बोलेंगे, और इतनी फिल्थ थी उन सारी बातों में, मतलब क्या ही बोलेंगे, अब उनकी गलती थोड़ी है कि वो विकेट ले रहे हैं, इंडिया वाले खेल यार नहीं पा रहे। काइल जेमिसन एक में काइल जेमिसन की बात करें तो क्या बढ़िया बॉलर है यार, मजेदार अच्छी बॉलर है, बॉलिंग बहुत करे, बहुत प्यारी बट बॉलिंग। अगेन मैं कहूंगा बहुत उन्होंने फंसा के रखा है इंडिया के बैट्समैन को। अगर मैं इंडियन एज ए इंडियन फैन बात करूंगा तो मैं सिर्फ उनकी, उन्होंने किस किस की विकेट ली थी, जडेजा की ली थी, पहले शुभमन स्टार्ट गिल की किया ली थी, उन्होंने रोहित शर्मा को, उसके बाद कोहली को, पंत को, और जडेजा को नहीं आउट किया उन्होंने। उन्होंने आउट किया बुमराह को अश्विन, और अश्विन को। अश्विन। हम्म। तो इसमें आप बुमराह को छोड़ दीजिए, टेलेंडर है, अश्विन को छोड़ दीजिए, उन्होंने टॉप 3 बल्लेबाज में से सिर्फ 2 बल्लेबाजों की ढंग के विकेट लिए, मतलब अगर आप बाकी देखें तो सब खुद दे रहे हैं। इंडिया के जितने भी जिनको हम समझ रहे थे कि ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, सबको आउट किया उन्होंने। कोहली, रोहित और पंत। कोहली वाली बॉल मुश्किल थी खेलना, और पंत वो खुद पंत ही कूद पंत ही गए, है सर। वो तो खुद ही कुएं में कूद गए, लेकिन उनके कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गैबर टेस्ट के बाद मैंने वादा किया था अपने आप से कि 1 साल तक पंत को कुछ नहीं कहेंगे, तो साल भर का मैंने दिया उनको बफर। और रोहित शर्मा अच्छा खेले, वो आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मैं। मैंने लेकिन बोला था, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था क्या वो फीलिंग रोहित शर्मा अच्छा खेलेंगे, और मैं आपको भी बता दूं अपनी गलती से आउट हुआ इस बार हाँ, भी अपनी गलती से आउट हुआ है। अपनी गलती से आउट हुए, नो डाउट अपनी गलती से आउट अगर हुए। सर वो रहते और थोड़ा और रह जाते, मैं बता रहा हूँ मैच भाई अलग होना था। भाई उस ओवर के पिछले ओवर में 3 चौके आए थे, डी गए ग्रैंड को थे 3 चौके मारे थे। डी ग्रांडम को। उसके बाद आउट हुआ तो दुख हुआ था। और लेकिन मुझे लगता है कि सिनेरियो ये होने वाला है कि लास्ट सेशन में इंडिया बचाती हुई नजर आएगी, वरना तो पूरा वॉश आउट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो अगले हफ्ते बात करते हैं क्या सीन होने वाला है, किसके पास जाएंगे वो जो आईसीसी के पैसे आने तो वाले हैं अब 100 साल एक और चीज मैं बता दूं सबके इंफॉर्मेशन के लिए, तो अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो भी न्यूजीलैंड डब्ल्यूटीसी जीतेगी। मतलब मॉरली आप बोल रहे हैं? नहीं, वैसे ही डब्ल्यूटीसी उनके पास ही जाने वाला है। नहीं नहीं, ड्रॉ होगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या सर देखो, कुछ भी लॉजिकल बोल रहे हैं, कहाँ पे न्यूज है ये? नहीं सर, वो बोला था कमेंटेटर्स ने सर। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हर एंगल से आप देखेंगे, तो अगर आप ये लॉजिक लगा रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच में सीरीज हुई थी वो जीती थी न्यूजीलैंड, तो उसका भी कोई वो नहीं है लॉजिक। इंडिया नंबर 1 पे थी उस सुनो टेबल पे। सुनो सुनो सुनो, द हाँ, आईसीसी ऑल्सो कंफर्म दैट, हाँ जॉइंट विनर्स होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जॉइंट विनर्स होंगे, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं था। और वो हाँ होता ठीक तो है, उसको विराट कंफर्म। कोहली भाई वहीं पे आईसीसी चेयरमैन को जाके 2 4 झापड़ लगा के आ जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होती हैं और आपसे बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम सॉरी बात करते सॉरी हैं, सॉरी। बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करेंगे कि अभी एक मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में। बहुत अच्छा मैच चल रहा है अभी तो, चल ही रहा है वो जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं यार, मतलब देख के मजा आ गया कि दो सब क्वालिटी सब स्टैंडर्ड टीम्स कैसे टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बना देती है।
आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे सबने रन बनाए, लेकिन कल जो हालत हो गई थी साउथ अफ्रीका की भाई साहब, 94 पे 6, मतलब 94 पे नहीं, 54, 54 for 6 अगेंस्ट अ मीडियोकर, मीडियोकर भी नहीं कहूंगा, बेटर देन एवरेज जो बॉलिंग थी वेस्ट इंडीज की। और अगर वो रोज से आउट हो, गैब्रियल से आउट हो गए होते तो मुझे समझ में आता। कायल मेयर जो कि एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, उन्होंने 3 विकेट ले लिए और हालत खराब हो गई थी। लेकिन टेस्ट तो साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, लेकिन उनकी रेपुटेशन को बहुत हार लिया। हाँ मतलब काफी एक्साइटिंग मैच था। मैं ये वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ स्कोर कार्ड क्या रहा। तो बेसिकली कल जहां तक मैंने मैच देखा तो बेसिकली मैच में क्या हुआ था कि काइल मेयर्स जो थे उन्होंने रन भी मारे और उन्होंने विकेट्स भी लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो केशव महाराज ने आज हैट्रिक लिया। केशव महाराज ने हैट्रिक ली, कांग्रेस को महाराज साहब, इंडिया में आके बहुत मार खाए थे। और यहाँ पे हाँ, सो अगर हम देखेंगे तो पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने 298 रन मारे थे। 298 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में और वेस्ट फिर इंडीज, हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ, सो पहले उसमें साउथ अफ्रीका ने 298 रन मारे थे, फिर वेस्ट इंडीज 149 पे ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका आई सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने, तो उनकी अचानक से वो 174 पे ऑल आउट हो गए थे। और फिर जो मेन यहाँ पे बॉलर थे वो थे काइल मेयर्स जिन्होंने 3 विकेटें ली, और कीमार रोज जिन्होंने 4 विकेटें ली। तो ये बेसिकली 4 मेन बॉलर थे। तो यहाँ पे डीन एल्गर को केविन कौन सर नाम हम कीगन पता है यार, पीटरसन, तो कुछ याद करने वाली बात भी हाँ नहीं है, कोई बड़े प्लेयर भी हाँ नहीं है याद रखा जाए। हाँ, सो काइल मेयर्स ने काफी ये गेम पलट दिया था। और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आया। वेस्ट इंडीज काफी स्टेबल लग रहा था, काफी अच्छा था उनका, सब अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था वेस्ट इंडीज ये मैच जीत सकता है। फिर अचानक से हमारे केशव महाराज आए जिन्होंने हैट्रिक ली और गेम पलट दिया है अभी तो। यार समझ हाँ गया। और वेस्ट इंडीज ये मैच हारने वाली, 4-6 विकेट गिर गया, 4 और गिर जाएंगे, 200 से ऊपर इनको रन बनाने। लेकिन मेरा मेन पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था आपसे डिस्कस करने का कि आपको क्या लगता है जो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के मैचेस हो रहे हैं, इससे टेस्ट क्रिकेट को क्या बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि मुझे एज ए क्रिकेट फैन, जो कि मैं क्रिकेट फॉलो भी करता हूँ, मुझे इस सीरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। शायद जितने क्रिकेट के भक्त बन जाए, लेकिन इस सीरीज को देखने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके बैट्समैन जो कि वर्ल्ड क्लास नहीं है, तो दोनों ने अपनी बिल्कुल नई टीम उतार दी है, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को कोई फायदा होने वाला है। आपको क्या लगता है? मतलब सीरीज पहली बार तो आपने देखी कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि आपने देखी भी होगी, नहीं फॉलो कर नहीं रहे नहीं हो। नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं फॉलो कर रहा। सो हम्म, बेसिकली बात है कि एज अ स्पोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है इन टीम्स के बीच में, समझ रहे हो। अगर सुन के देखेंगे तो साउथ वेस्ट इंडीज इज अ गुड टीम, बट वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो मैं मानता हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम बहुत इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, काफी बिल्कुल। वीक टीम है वेस्ट इंडीज एक्साइटमेंट की। नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, एक्साइटमेंट नहीं। और जब वन हैंडेड टेस्ट मैच होते हैं ना, जब टेस्ट मैच आपको पता है कि ये जो दो टीमों के बीच में मैच होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव, तो आप देखते नहीं वो सीरीज। ठीक है, Exactly. तो यही था मेरे को जब लगा था कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, मैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच देखा क्योंकि मेरे को पता था वो सीरीज कॉम्पिटिटिव होने वाली है, वो मैच कॉम्पिटिटिव होने वाला है, दोनों टीम्स अच्छी हैं, वेल बैलेंस्ड। यहाँ पे मेरे को लगा मिसमैच्ड है, बट अचानक से एक टर्न ले लिया मैच ने, तो हम देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन क्वाइट ऑफन। और ये और जो जैसे डिस्पैरिटी है क्रिकेट में, दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, ये जो डिस्पैरिटी है इसको मिटाना काफी जरूरी है। हर टीम को कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से बीसीसीआई कंट्रोल कर रहा है इस मोनोपोली को, आई थिंक उसको हमें क्वेश्चन करना चाहिए बार बार। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल जो लीग्स होती हैं वहां पे नहीं जाते इंडिया के प्लेयर्स खेलने, तो वो मतलब हुए नहीं। अगर अगर देखें तो इंडिया के प्लेयर आर द बेस्ट, राइट। अगर वो बेस्ट प्लेयर्स के साथ नहीं खेले देन दे डोंट हैव द चांस टू बी कॉम्पिटिटिव। तो आई थिंक वहां पे सबसे बड़ी मार खाते हैं। और अगर ऐसे चलता रहेगा तो इंडिया विल डोमिनेट द गेम, जो हम देख रहे हैं आजकल कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है अपने वहां पे भी, वहां पे भी। रियली मुझे आप बोल रहे हैं ये बात, मैं काट रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है इंडिया डोमिनेट कर रहा है?
हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया में जाके आप ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, फन क्या रह गया सीरीज में। अभी आप देखेंगे न्यूजीलैंड के साथ वन ऑफ टेस्ट सीरीज मैच है, तो अगर ये इंडिया हार यार सकता लेकिन है, लेकिन अगर एक ये बात है, ऑस्ट्रेलिया वाली चीज कॉम्पिटिटिव थी यार, देखने में मजा आ रही थी, मजा आई थी। कॉम्पिटिटिव थी, बट बाद में आफ्टर सर्टेन जब वो जो टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था, वहां से मेरे को पता चल गया इट्स नॉट द ऑस्ट्रेलिया दैट वी नो। ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैचेस तो इंटरेस्टिंग थे। कूडोज टू कूडोज हम टू लोग, मैं हाँ बोलना चाहूंगा कि हनुमा विहारी और अश्विन बहुत अच्छे खेले, बट आई थिंक वो टेस्ट मैच जीतना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, और जब आप वहां से हार जाए, मेरी वहीं से नजरें गिर गई उनकी। तो इंडिया की बी टीम थी, और वो इंडिया की अब बी टीम थी। वो समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट पे वापस आए तो मुझे आपको क्या लगता है कि ये जो सारे देशों के टेस्ट मैचेस करा रहे हैं, ये रेलिवेंट, क्योंकि एज अ व्यूअर भी आप फॉलो नहीं करते हो, जो फॉलो करते भी हैं तो सिर्फ हम लोग कैसे फॉलो करते हैं कि कल न्यूज आ गई कि कोलैप्स हो गया साउथ अफ्रीका का, तो हम लोगों ने फॉलो किया, या फिर हैट्रिक ले ली तब फॉलो किया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अभी अगर WTC अब देख रहे हैं तो हम लोग एक बॉल फॉलो कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिशन लग रहा है, मजा आ रही है। तो मुझे जो लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए अच्छी कोशिश की WTC की, लेकिन मुझे लगता है ICC को बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसमें से मुझे एक सजेशन जो मैं देना चाहता हूँ कि आप बॉलर्स की बाउंसर्स को हटा दीजिए लिमिटेशन, आप फिर देखेंगे कि कैसे बैट्समैन धरा शाही हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले आप बताएंगे, क्योंकि आप ऐसी कौन सी एक चीज बदलना देखना चाहते हैं जो टेस्ट क्रिकेट में बदले तो आपको मजा आएगा देखने में, सबसे क्योंकि पहले ऐसे तो जो अच्छी टीम मैं है वही जीतेगी। एक चीज टेस्ट मैच में मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो विकेट्स हैं, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स ना रहे। जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं रहते, तब आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई स्टैट नहीं है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, कि जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं होती ना, तो एक मैच की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। समझ ऐसा रहे हो? कह सकते हैं, तब से ऐसा कह सकते तब हैं। सिर्फ तब सिर्फ स्किल्ड बैट्समैन, और टेस्ट मैच एट द एंड ऑफ द डे इज अबाउट स्किल्स, राइट? तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं, हमें नहीं पता, अभी न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच चल रहा है, काफी कॉम्पिटिटिव मैच है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विकेट ऐसी है। कल को इंडिया ने 4-5 अच्छी बॉलें कर दी, विकेट ऐसी है कि बैट्समैन आउट भी हो जाएंगे, 5 बॉल अच्छे कराने की जरूरत है। अगर बैट बॉलिंग पूरी पाटा है, तो बॉलर का कोई स्किल नहीं चलता। समझ रहे हो? सो अगर मान लो वेस्ट इंडीज और मैच वेस्ट इंडीज का चल रहा है, इंडिया के साथ टेस्ट मैच चल रहा है, ठीक है, और पूरी पाटा विकेट है, मान लो कहीं भी वन खड़े मैच हो रहा है, इंडिया वो मैच जीतेगा। इंडिया के बेटर बैट्समैन है, और अगर विकेट ले सकते हो उस पाटा विकेट में, तो इंडिया के बॉलर्स ही ले सकते हैं, बिकॉज दे आर स्किल्ड। लेकिन अगर वही पूरी बॉलिंग विकेट है, ठीक है, तो वेस्ट इंडीज के बॉलरों को सिर्फ 5 अच्छी डिलीवरीज डालनी है उस विकेट में, विकेट लेने के लिए, तो यार फिर ये कंसंट्रेशन बढ़ पॉइंट जाती सही है। है। हाँ ये पॉइंट और सही है। कंसंट्रेशन, दिक्कत ये भी है कि पिचेस का गेम हो गया है, और सब कॉन्टिनेंट में जैसे पिचेस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी और बहुत ज्यादा वेदर का इश्यू रहता है, तो वैसी पिचेस बनाना आसान भी नहीं है। तो नहीं मतलब नॉर्मल तुम इसके बारे में हम लोग बॉलिंग पाटा हाँ, विकेट नहीं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक अगले पॉडकास्ट के लिए, टॉपिक अच्छा है हमारे, इसके बारे में, टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, साथ में पिछले हफ्ते हुआ था वुमेन्स क्रिकेट, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बहुत अच्छी सीरीज हुई, अगर आपने फॉलो किया वो मैच, एक ही मैच की सीरीज थी, बहुत अच्छा इंडियन वुमेन्स में, इनको कम चांसेस मिलते हैं, अच्छा अडेप्ट किया। और भाई साहब, सुषमा वर्मा जो थी उसकी बैटिंग, शेफाली वर्मा। सॉरी शेफाली वर्मा की बैटिंग यार, भाई साहब वो मतलब वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी उसने। मैंने ट्वीट भी किया था ये कि वीरेंद्र सहवाग ने जैसे पिछला डेकेड बचाया है टेस्ट मैच का एंटरटेनिंग बना के, वैसे ही शेफाली भी कर सकती है वुमेन्स क्रिकेट के लिए, पोस्टर गर्ल बन सकती है वुमेन्स क्रिकेट की। उस मैच में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत ही अच्छी थी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया कि वो या तो कंडीशन थी या कुछ थी, इंडिया के बैट्समैन ने बॉलिंग बैटिंग अच्छी की, स्नेहा राणा ने आखिरी में मैच जिताया, लेकिन दोनों के बीच में गैप साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन मैच अच्छा हुआ, शेफाली इंडिया ने, वर्मा के इंडिया बारे में के अगर हाँ, शेफाली वर्मा के बारे में शेफाली क्या वर्मा अच्छा था, और जिसने मैच अगर फॉलो नहीं किया, तो इंडिया की 8 विकेटें हो गई थी। इंडिया को फॉलो ऑन बचाना था, इंडिया की 40 रन की लीड थी, 40 रन की लीड थी इंडिया की, 8 विकेटें आउट हो गई थी, और
फॉलो ऑन बचाया था, 40 रन की लीड थी। उसके बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप डली इंडिया के बैट्समैन के बीच में, जो वो पार्टनरशिप गई 175 तक, जिसके बाद मैच ड्रॉ हो गया। तो आई थिंक वो जो 135 रन का स्टैंड था 9th विकेट का, आई थिंक वो भी काफी एक्साइटिंग, उनको मैच बचाना था वो, और वो हमें दिखा। और दूसरा मिथाली राज ने अपना आखिरी गेम था उनका, आखिरी गेम नहीं था। आप बनाना चाहते हैं आखिरी गेम तो बात अलग है। आखिरी गेम नहीं हाँ था उनका, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का जो मैच था वो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का मैच से बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। वुमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग। हाँ। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा शेफाली वर्मा की, काफी उनको देख के लगता नहीं कि वो वुमेन्स क्रिकेट खेल रही है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, वो क्रिकेट खेल रही है, सॉरी मुझे कुछ और सुनाई दिया। हाँ नहीं, हाँ तो मुझे इन्हें देख के लगता है कि वो मेन क्रिकेट चल रहा है, मतलब जिस तरीके से खेलती हैं, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है बच्चों के आगे खेल रही हैं, ऐसे बॉल धीरे से आ रही है, दे पटाखा वो उधर उठा के मारा, दे स्ट्रेट का बॉलर के सर के ऊपर से, दे कवर के ऊपर से, दे लेग साइड का, मतलब। और फर्क देखे, मैं तो फर्क देख रहा था, शिफाली वर्मा आई, उसके 2-3 बाद है कोई दीप्ति शर्मा थी कि कुछ थी, दीप्ति मेरे को शर्मा नाम याद नहीं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन ना। हाँ कोई तो था, तो उन सबको मैं देख रहा हूँ, सेकंड डाउन की बल्लेबाज थी कोई, मैं दीप्ति उनकी शर्मा बैटिंग तो और शेफाली वर्मा की बैटिंग में डिफरेंस देख रहा था। मैंने कहा ये सेम ही क्रिकेट देख रहा हूँ मैं। वो बच्चों की तरह दे फाट, समझ रहे हो, मतलब पूरा प्रोफेशनल, ऐसा लग रहा है कि कोई लड़का खेल रहा है। और हम यार, दीप्ति वर्मा फिर लगे हुए हैं अपने जान लगाने, बॉल जा नहीं रही, फिर वो आ गया याद कि मुझे तो वुमेन क्रिकेट वाला सीन है, मैं यार सक्सेस नहीं हो रहा मतलब। शेफाली नहीं नहीं, वो पॉइंट भी नहीं है उस चीज का। लेकिन शेफाली वर्मा को देख के आपको ऐसा याद नहीं आता है सहवाग? इसलिए इसलिए कंपेयर मैंने किया, क्योंकि सहवाग का लगता था अब आउट होगा, अब आउट होगा और आउट होगा, हम लोग को पता होता था अब आउट होने वाला होगा, लेकिन होता था यार एक ओवर और रुक जाए, एक ओवर और रुक जाए, एक ओवर और रुक जाए। बिल्कुल वैसी ही फील आ रही थी शेफाली वर्मा से। और मैच जिसने देखा है उसको मजा आ गया देख के कि 96 फर्स्ट इनिंग में बनाया उसने, और बिल्कुल डर नहीं था, आके मार दिया उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो मजा अच्छा आएगा, खेली, बहुत अच्छा मजा आएगा। खेली। T20 ओडीआई में आई भी अभी होने वाली है, उसमें मजा आएगा। आई थिंक एक आईपीएल जैसे बिग बैश लीग होता है वुमेन को, ऑलरेडी होता है वुमेन बिग बैश लीग, वहां पे इंडियन प्लेयर्स को जाना चाहिए खेलने, जाती हैं सब नहीं वही, जाते। मतलब जो टॉप की हैं, जो शेफाली वर्मा जा रही है, इस साल जाएंगी। और चल हरमनप्रीत जाएंगे। हरमनप्रीत ने पॉइंट किया भाई। हरमनप्रीत से मेरे एक दोस्त से बात भी हो रही थी, हरमनप्रीत ने जो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 180 कुछ रन बनाए थे, इंडिया 50 कुछ रन बनाए थे, उसके बाद से मतलब मुझे एक मैच नहीं याद है जिसमें हरमनप्रीत चली हो, नहीं, एक मैच में नहीं चली। हरमनप्रीत, और फिर मेरे को तो, अगर आप इंडियन वुमेन क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मेरे को तो कोई उसमें अच्छा प्लेयर लगता ही नहीं शेफाली वर्मा को छोड़ के। स्मृति मंदाना है, उनको भी काफी ओवर हाइप किया गया था। फिर रॉड्रिगेज, क्या नाम है उनका, जिमिया आ, रॉड्रिगेज। हाँ, जमीमा रॉड्रिगेज। तो इन सब को मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता इनको देख के, मतलब जिससे शेफाली वर्मा को देख के मजा आता है, इनको देख के मेरे को वो वाली फीलिंग नहीं आती। ऑब्वियसली कंपेयर करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो वनडे T20 में शायद अच्छा लगे, क्योंकि कम ओवर्स हैं। T20 में हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखते हैं वनडे सीरीज, T20 सीरीज जो कि 26 तारीख से स्टार्ट हो रही है, क्या सीन होता है। अब बात और करते इनके हैं। मैच, और मैं बोलता हूँ कि इनके मैच थोड़े और ज्यादा आने चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए शेफाली वर्मा की, जैसे आपने बोला इमेज में, और वुमेन क्रिकेट को थोड़ा और वो देना चाहिए, बिकॉज एक्साइटिंग है ये मैच। आज इस टेस्ट मैच हुआ, इससे पता चला कि एक्साइटिंग है। हम अपने अंडर 19 वर्ल्ड कप को जितना हाइप करते हैं, अंडर 19 टीम को जितना हाइप करते हैं, उतना ही हाइप में इस वुमेन टीम को भी करना चाहिए। इनके काफी टूर्स होने चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ, यार ऑस्ट्रेलिया अगर के साथ, के साथ। टू बी ऑनेस्ट बीसीसीआई ने बहुत ट्राई किया, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था। बीसीसीआई ने तो बहुत पुश किया था, मैंने जितने भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि जब वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया पहुंची थी तो उन्होंने कोशिश की थी कि आईपीएल, वुमेन्स आईपीएल करा दिया जाए। लेकिन इंडिया के पास वो डेप्थ नहीं थी, इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में उतने प्लेयर्स नहीं थे अच्छी क्वालिटी के कि उनको लाया जा सके। और वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स थे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन नहीं था। तो बीसीसीआई ट्राई कर रहा है, बीसीसीआई ने काफी प्रमोट किया है इन्हें, और मुझे लगता है इनको टूर, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज ना ले जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बीसीसीआई प्रमोट कर रही है, उससे इनको रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है। अगर सोनी जैसा बड़ा ब्रॉडकास्टर आपकी सीरीज दिखा रहा है तो बड़ी बात है वो। बड़ी और बात है, बहुत सोनी बड़ी। से याद आया कि अब हम बात करते हैं यूरोस की।
यूरोस 2020 और सबसे पहले पिछला जो हम लोगों यूरोस ने 2020 सर 2020 चलिए 2020 कर लेते हैं कि यूरोज स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। पिछले वीक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली थी। पहली बात तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे आपके फेवरेट टॉपिक से, और वो फेवरेट टॉपिक है इंग्लैंड का क्या हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला था पिछली बार, इंग्लैंड नहीं जीत पहुंचेगी सेमीफाइनल। अच्छा, आपने, मैं बता दूं जिसे पिक्चर पॉडकास्ट नहीं देखा है जाके देख सकते हैं आप। प्रागर शर्मा ने प्रिडिक्शन किया था कि इंग्लैंड का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो है उनके कोच, और वही मैनेजर साबित हो। तो कोच आ तो जाओ, नहीं, मैनेजर ही कहेंगे, तो कोचिंग तो आ नहीं जाओ कहेंगे। सर, मैच पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं। मैच पे आइए, आप सीधा मैच पे आइए, स्टार्टिंग 11 पे आइए, इंग्लैंड के अप्रोच पे आइए, सबसे आगे। स्टार्टिंग 11, चलो चलो मैं बात करना चाहता हूँ, पहले आपसे क्वेश्चन पूछना। प्रीमियर लीग का प्लेयर ऑफ द सीजन कौन था, ब्रिटिश प्लेयर ऑफ द सीजन? यार जिसका मेरे इंग्लिश हिसाब है और वो ही वाज प्लेयर ऑफ द सीजन। बोलो बोलिए सर। मेरे हिसाब से पर्सनली तो ग्रिलिश था मेरे हिसाब। जैक ग्रिलिश था आपके हिसाब से, हम्म। ठीक है। मेरे हिसाब से जैक ग्रिलिश था, और दिखता नहीं सर उसको जैक ग्रिलिश बेंच पे। जैक ग्रिलिश जॉन सीना की शर्ट पहन के आया होता है कि मिस्टर इंडिया का ब्रेसलेट, वो जैक ग्रिलिश जानता है। ओ भाई, मुझे दिखता नहीं वो पिच पे, पता नहीं क्यों नहीं दिखता। दूसरा, सबसे घटिया अगर प्लेयर ऑफ द सीजन हो जिसको बहुत ओवर हाइप्ड हो, वो कौन है? रहीम स्टर्लिंग। यार बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है आप मेरे ख्याल से स्टर्लिंग। हाँ, रहीम स्टर्लिंग को मेरे को याद नहीं कि वो इंग्लैंड के लिए कब अच्छा ही कब खेले थे, ठीक है। दूसरी बात, मैच में दूसरी बात इंडिया की तरह इंग्लैंड में भी इंडिया की तरह इंग्लैंड में भी बुंडेसलीगा ब्रॉडकास्ट नहीं करते ब्रॉडकास्टर्स। गैरेथ साउथगेट ने बुंडेसलीगा देखी नहीं सर, उसको पता ही नहीं जेडन सैंचो कौन है, खेलता कैसा है वो। समझ रहे हो? और बेलिंगम के इंजरी बारे में के तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बेलिंगम को कहाँ खिलाएगा सर? दो सेंट्रल मिडफील्डर रहने सर, दो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स, उसको पता नहीं सर जेडन सैंचो कौन है। उसके हमारी जो मैनेजर है गैरेथ साउथगेट सर, इसने बेंच पे दो कीपर रखे हैं, एक कीपर जो कीपिंग कर रहा है और दो कीपर बेंच पे हैं, एक का नाम सैम जॉनस्टन, दूसरे का नाम एरन रैम्सडेल। और बेंच पे कौन नहीं है? काइल वॉकर। पहले मैच में जेडन सैंचो नहीं था, तो दो कीपर क्यों बिठाए हैं? तो कीपर को खिलाएगा, दो कीपर चेंज करेगा? हो सकता है मिडफील्ड अगर में तुम गिरा। अगर तुम अगर तुम मैच हार रहे हो तो तुम अटैकिंग प्लेयर डालोगे ना, नहीं, ये दो कीपर खिलाता है। दूसरी बात मेरे को जाननी है कि तुम्हारे पास बेंच पे मार्कस रैशफोर्ड है, जैक ग्रिलिश है, जॉर्डन हेंडरसन है, जूड बेलिंगम है, जेडन सैंचो है, ठीक है। ये सारे प्लेयर्स हैं, ये बाकी मैंने दो प्लेयर्स का नाम नहीं लिया, ठीक है। वो इंसान सिर्फ दो सब्स्टिट्यूट करता है, तीसरा करता ही नहीं। स्टर्लिंग खेली जा रहा है, स्टर्लिंग गोल छोड़ी जा रहा है, स्टर्लिंग खेली जा रहा है, और दो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहे हैं, डेक्लन राइस और कैल्विन फिलिप्स। कैल्विन फिलिप्स ने क्या किया? कुछ नहीं, वो घूम रहा है। जॉर्डन यार हेंडरसन को डाल दे, और जूड बेलिंगम को डाल दे। मैं बता दूं, और इटली के मैनेजर ने गोल कीपर चेंज किया है सर, गोल कीपर चेंज किया है। और सर इंग्लैंड वाले ने दो सब्स्टिट्यूशन किए हैं। दो सब्स्टिट्यूट किए, और सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट क्या करता है? हैरी केन को सब्स्टिट्यूट करता है, और स्ट्राइकर कौन लाता है सर? वो हैरी केन की जगह स्ट्राइकर कौन आता है? हैरी केन की जगह मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड पिछले 3 साल से उस पोजीशन पे नहीं खेला, वो प्री सीजन पे भी उस पोजीशन पे नहीं खेलता। डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन जो स्ट्राइकर है एवर्टन का, जो हेडर मारता है, जो स्ट्राइकर है प्रॉपर, वो बेंच पे बैठा है। और राइट विंग पे जो स्पेशलिस्ट है उस पोजीशन का, जिस प्लेयर को इंजरी थी लेकिन फिर भी उसके स्टैट्स फिनोमिनल है, 24 असिस्ट या 13 गोल, जेडन सैंचो, वो बैठा हुआ बेंच पे। और लेफ्ट विंग पे फोर्डन डाल दे रहा है, राइट विंग पे वो कर दे रहा है, जैक ग्रिलिश को लेफ्ट वहां पे डाल दिया लेफ्ट विंग पे। अब तू दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं,
अब हमारे जो वो आते हैं डेक्लन राइस जो है सर, उनके पास ना, उनकी मान लो उनके पास गाड़ी है, लेकिन उनकी गाड़ी में सिर्फ एक ही गियर है, वो है रिवर्स का, और कोई गियर ही नहीं है उस बंदे में। बॉल आती है सीधा पीछे। हाँ, डेक्लन राइस का तो मैं समझ सकता हूँ। मुझे केविन फिलिप्स की कैल्विन बात है। फिलिप्स, हाँ, केविन फिलिप्स हाँ, की। तो सुनो, आपके पास बेंच पे बैठा है एक प्लेयर बैठा है जो चैंपियंस लीग खेल रहा है, ठीक है, जॉर्डन हेंडर चैंपियंस लीग खेला है, जॉर्डन हेंडरसन चैंपियंस लीग खेला है, जूड बेलिंगम चैंपियंस लीग खेला है, जेडन सैंचो चैंपियंस लीग खेला है, और कैल्विन फिलिप्स 14th नंबर प्रीमियर लीग में। उस टीम के प्लेयर को आपने खिलाना है। ये स्टार प्लेयर जो बैठे हैं लिवरपूल के, डॉर्टमंड के, अपने बोरुसिया डॉर्टमंड के प्लेयर, पागल है, इनको खेलना नहीं आता। तू एक लीड्स के प्लेयर को खिला रहा है जिसकी औकात नहीं है कोई, उससे बेटर प्लेयर्स हैं, ही इज अ गुड यार, प्लेयर नो डाउट, बट उससे बेटर प्लेयर्स मैं हैं समझ उस सकता वक्त। हूँ, मैं समझ सकता हूँ ब्रावो, वो वाली बात है, लेकिन केविन फिलिप्स पहला मैच अच्छा खेला था, और पहला मैच उसको अच्छा, इस मैच में अच्छा नहीं खेला, खिलाना देन सब्स्टिट्यूट नहीं, हिम ना। को आप खिलाना चाहिए, आपको सब्स्टिट्यूट करिए ना आप। मैं एक स्काई स्पोर्ट्स का एनालिसिस देख रहा था, तो उन्होंने जो हीट मैप दिखाया, तो हीट मैप में केविन फिलिप्स और डेक्लन राइस, उन्होंने जो हीट मैप दिखाया उसमें ऐसी एक स्ट्रेट लाइन थी कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। दोनों को ये नहीं पता चल रहा था कहाँ पे खेलना है। वो कह रहे थे कि केविन फिलिप्स को जब उनसे पूछा गया पोस्ट मैच में, तो वो बोलता है कि ही वॉज प्लेइंग एज ए नंबर 8, बट ही वॉज इन रियलिटी वॉज प्लेइंग एज ए नंबर 6। और नंबर 6 सर, वो ही वाज प्लेइंग एज अ नंबर 2 डिफेंडर। उससे उससे ज्यादा अटैक तो जॉन स्टोन्स बना रहा था, जॉन तो स्टोन्स ज्यादा फॉरवर्ड पासेस खेल रहा था। हाँ सर बोलो। तो और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, फोर्डन की, फोर्डन को जैसा यूज किया था मैन सिटी ने वैसा ही यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा फोर्डन को ऐसे प्लेयर ही नहीं थे, क्योंकि फोर्डन को जब इसने सब्स्टिट्यूट किया तो भाई वो सबसे ज्यादा शॉकिंग मेरे, हैरी केन इतना शॉकिंग नहीं था, लेकिन फोर्डन ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि वो अच्छा खेल रहा था। सर पहली बात, फोर्डन दो पोजीशंस में थ्राइव करता है, लेफ्ट विंग पे और एज अटैकिंग मिडफील्डर। वो उसको इन दोनों पोजीशन को छोड़ के कहीं भी खिला देगा। तू बस यार, लेफ्ट विंग पे नहीं खेलेगा, तू अटैकिंग मिडफील्डर नहीं खेलेगा, तू खेलेगा राइट विंग पे। वो बंदा राइट विंग पे नहीं खेलता, वो लेफ्ट या अटैकिंग मिडफील्डर है। तुम रहीम स्टर्लिंग को खिला रहे हो लेफ्ट विंग पे, उस बंदे ने पूरे मैच में गोल छोड़े, बॉल कंट्रोल नहीं किया, और उसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया। आई थिंक जैक ग्रिलिश को स्टार्ट करना चाहिए, बट मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। इंग्लैंड, आई डोंट थिंक इंग्लैंड क्वालिफाई भी कर पाएगी। मुश्किल है, बहुत ही बहुत ज्यादा मुश्किल। मुश्किल और है। और और इंग्लैंड की ये जो जनरेशन है, इट इज गोल्डन जनरेशन। आप प्लेयर्स देखोगे, क्वालिटी प्लेयर्स है, एक से बढ़कर एक प्लेयर है, लेकिन दे आर प्लेइंग शिट बिकॉज ऑफ द मैनेजर। बॉल इतनी धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे, कुछ नहीं मेरे पास बोलने को। यार, मतलब जैसा अगर आपको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, इतने अच्छे रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं और उसका भी यूज नहीं कर पा रहे, तो आप ना अच्छे कोच है ना अच्छे मैनेजर है। और अच्छे कोच का बात तब आती है, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी पहला हाफ इंग्लैंड के हाथ में था, लेकिन सेकेंड हाफ में क्रोएशिया के जो कोच थे उन्होंने अपने जो स्ट्रैटेजीज थी उनसे बीट किया था। इनको, कोच का नाम क्या है भूल गया मैं, गैरेथ साउथगेट को। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इनकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए नेक्स्ट मैच में, उसमें जेडन सैंचो, ग्रिलिश दोनों होने चाहिए। आपको क्या लगता है क्या टीम होनी चाहिए? बट सर होना चाहिए ग्रिलिश, मैं तो ये बोलूंगा, बट वो हो करने नहीं देंगे, वो खिलाएंगे नहीं सर। वो उसको वो ही नहीं करेगा, अपना गैरेथ साउथगेट, वो कभी सर ग्रिलिश को खिलाएगा ही नहीं सर। उसको ग्रिलिश और जेडन सेंचो से पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे ये समझ नहीं आता सर। अभी यार, मुझे मैं नहीं ये आपको लगता है उनको बोलो ग्रिलिश और जेडन सैंचो से दिक्कत है, मुझे लगता है उनको फुटबॉल की नॉलेज नहीं है, पता नहीं क्यों। सर, मेरे को तो लगता है उन्होंने कुछ कभी कुछ मैनेज भी किया है कि नहीं। बिल्कुल इलॉजिकल डिसीजन है उनके सारे। हैरी केन है, और इंडियन, ये जो इंडियन नहीं, सॉरी, इंग्लिश मीडिया जो है, सारा ब्लेम हैरी केन पे। भाई क्या करेगा वो बंदा जब बॉल ही नहीं आएगी उसके पास? क्या करेगा? वो स्ट्राइकर है भाई, वो टॉटनहम में थोड़ी खेल रहा है कि वो पीछे आ जाएगा, मिडफील्ड में खेलेगा। कोई लॉजिक नहीं मैं बनता है। आपसे स्टर्लिंग को खिला रहे हो, स्टर्लिंग सिर्फ विंग्स में खेलता रहता है, वो ना बॉल पास करता, कुछ नहीं करता है वो।
एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको सर, मेरे को वो देना, एक्सेस देना स्क्रीन शेयर करने का। सर इस मैनेजर के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये मैनेजर सिर्फ कूड़ा है। और विराट कोहली से ज्यादा अगर मैं किसी इंसान से नफरत करता हूँ मैनेजरियल वाइज, वो है गैरेथ साउथगेट। और सर मेरे को गैरेथ साउथगेट एक मैनेजर की याद दिलाते हैं, वो है सर ओले गुनर सोल्सकर। आपको सर अभी ये दिख रहा होगा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, कुछ ट्वीट्स हैं ये, ठीक है, दिख रहे हैं आपको? हाँ तो ये देखना। सो अभी गैरेथ साउथगेट ने रिसेंटली बोला कि जेडन सैंचो पे अभी इतना वो मैच्योर्ड प्लेयर नहीं है, उस पे ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देना। तो कुछ लोगों के रिएक्शन क्या था मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, जेडन सैंचो मस्ट हैव बर्न्ड a 10-foot pile of waste coats in front of Gareth Southgate to deserve this treatment। ठीक है सर, एक एक करके देखो लोगों का रिएक्शन। साउथगेट एक्सप्लेनिंग व्हाई सैंचो इजंट गुड इनफ, कोई रीजन नहीं है बस, ठीक है। सैंचो, ये आपको आवाज आ रही है? हाँ मजाक बना दिया है। देखो ये इनएक्सपीरियंस ऑन यूरोपियन अगेंस्ट, मतलब ये तो छोड़ो, बस यही है सर। ये देखो, ये था सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा था। ये बहुत माने हुए जर्नलिस्ट हैं, प्लेयर भी थे मिडलसब्रो के, लिखा था इट्स ऑफिशियल साउथगेट हैजंट सीन बुंडेसलीगा फॉर लास्ट 6 मंथ्स। ऐसे काफी मीम्स थे। और मेरे को एक जो पर्सनल मेरा फेवरेट एक मीम है सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो मेरे को मिल नहीं रहा, मेरे मजाक को बना देखना दिया है। पड़ेगा। हाँ सर, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने वो बनाया था ये सर, ये देखो, ये देखो, ये पढ़ो। टॉटनम टॉटनम के जितने फैंस हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप फुटबॉल छोड़ दें, वो बेटर होगा आपके लिए। और जोसे मोरिनो जैसे एक इंटरव्यू में कहा भी कि आई वन 25.5 ट्रॉफी, द हाफ वो थी टॉटनम से उनको मैनेज करने का चांस नहीं मिला। तो हाँ। ठीक है, यूरोज में हम देखते हैं। मुझे तो लग रहा है मतलब यार देखो, बाहर तो नहीं होगी क्योंकि 4 पॉइंट इनके पास है। बाहर तो नहीं होगी क्योंकि 16 यूएफा ने प्लान ही ऐसा बनाया है कि 24 टीमें खेलती हैं, उसमें से 12 आ जाती हैं और 2 जो टॉप 3 होती हैं वो आ जाती हैं, तो इंग्लैंड आ ही जाएगी। लेकिन चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कम। तो बेसिकली कितने ग्रुप्स होते हैं सर इसमें? 8 टोटल की 6? 6 ग्रुप्स हैं, 4 टीमें हैं हर ग्रुप में, 24 टीमें हैं, 12 टॉप 2 हर ग्रुप से जाएंगी, तो हो गई 12 बची 4। 16 बाकी जो 4। 3 होंगी ग्रुप की वो जाएंगी बाकी। और सर मैं एक और बात करना चाहूंगा, अभी बात करना हूँ मैं जो मैच हुआ, जो मेरे को आई थिंक 2 मैच हुए जो काफी तगड़े थे यूरोज में। बाकी सारे मैच बोरिंग हुए हैं। अगर आपने अग्री करना है डिसएग्री करना है मुझे नहीं पता, मुझे पता है बाकी सारे मैच बोरिंग हुए, मैं तो सोया हूं आधे मैचों में। बट 2 मैच जो आउटस्टैंडिंग थे, 3 मैच सॉरी, दोनों जर्मनी के मैच आउटस्टैंडिंग थे पहली बात। और तीसरा मैच जो काफी अच्छा मेरे को लगा था वो था नेदरलैंड्स और यूक्रेन का मैच। और अच्छा मैच तो रिसेंटली हुआ जर्मनी और पोर्तुगल का मैच। क्या बोलना होगा आप सर, मतलब देख के कैसा लगा आपको? यार, जर्मनी और पहली बात तो अगर आपने जो मुझे एक पोस्ट शेयर किया रोनाल्डो वाला, वो अगर आप दिखा सकें तो जर्मनी और जो बोसमैन वाला किया था आपने, तो जर्मनी और जो मैच था पोर्टुगल का बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा था पोर्टुगल, कौन सा वाला कोड? जो आपने रोनाल्डो की टी शर्ट वाला पोस्ट भेजा था, तो रोनाल्डो को उन्होंने टी शर्ट स्वैप नहीं की थी, तो मुझे शेयर किया होगा अच्छा। मेरे को जाके। तो बेसिकली ऐसा लग रहा था कि पोर्तुगीज टीम जो थी वो बिल्कुल नाइव थी। उनको लग रहा था कि जर्मनी लोग जैसे हवा बना रहे हैं कि दे आर नॉट गुड, दे आर मतलब नॉट अप टू द मार्क। तो उनको समझ में आ गया कि जर्मनी क्या कर सकती है। वो मुझे थोड़ा थोड़ा फील 7-1 वाला आ रहा था, ब्राजील वाला थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था, वो दे भी दिया था उन्होंने कि उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। उनका बस एक था कि काउंटर अटैक में गोल करना है, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा था। डिफेंड भी एक चीज होती है, डिफेंस डिफेंस अगर वो कर सके। और इसकी स्टोरी मैं बता, पहले प्राइवेट से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है ये पोस्ट, पहले दिखा दीजिए, बहुत फनी पोस्ट है। तो ये गोसेंस हैं, अटलांटा के प्लेयर हैं जर्मनी के लिए। वो खेलते हैं एज अ लेफ्ट बैक, गोसेंस नाम है इनका। और बेसिकली बहुत अच्छा खेले थे इन्होंने। एक बाइसिकल किक मारी थी ऑफ साइड पे जो कैंसिल हो गई थी।
और इन्होंने एक हेडर पे गोल मारा था और एक असिस्ट दिया था, काफी अच्छा मतलब पूरे मैच में बहुत अच्छा खेले थे, पॉइंट पूरे मैच में काफी अच्छा खेले थे। इन्होंने लास्ट में जाके क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास गए, उन्होंने कहा कैन आई हैव योर शर्ट, तो क्रिस्टियानो ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और मना कर दिया उनको शर्ट देने से। हमें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे हैं, और वैसे ही ब्रूनो फर्नांडिस हैं, वो हार को अच्छी तरह से लेते नहीं, और यही हुआ था मेसी ने भी किया हुआ है पहले अल्फोंसो डेविस के साथ। बट आई थिंक दिस वाज वेरी रॉन्ग ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन लोग इसकी बात नहीं करेंगे, लोग बात करेंगे जो उन्होंने कोका कोला की बोतल को साइड में रखा और जो उनके 300 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, उसकी बात ज्यादा होती है। उसकी बात ज्यादा होती है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक इसको हटा सकते हैं बाबा, तो जहाँ तक यूरोज की बात है, यूरोज का मुझे लग रहा है कि अब मुझे लग रहा है चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि जो पिछली बार भी हम लोगों ने प्रिडिक्शन किए थे उसमें मेरा प्रिडिक्शन बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। वो था, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि स्पेन अच्छा खेलेगी और स्पेन बहुत ही गंदा खेल रही है। लेकिन एक प्रिडिक्शन जो हम दोनों का था इटली को लेके, अब मेरे दावे और मजबूत हो गए। फ्रांस जो हम लोग की टीम टू बीट थी, मेरे हिसाब से अब टीम टू बीट इटली है। वो बहुत आगे जा चुकी है, क्योंकि उनके बीच में जो जो कोच का कॉन्फिडेंस लग रहा है, जो रोबर्टो मैंचिनी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच में, वो कॉन्फिडेंस ही अलग है उनका। और एज अ टीम खेल रही है। जहाँ तक कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वो दे आर प्लेइंग एज अ क्लब साइड, जो कि बड़ी बात है कि क्लब साइड जो कि 9-10 महीने साथ में रहती है, प्रैक्टिस करती है, इतना टाइम इंटरनेशनल टीम्स को नहीं मिलता है, और दे आर प्लेइंग लाइक लिवरपूल, मैन सिटी, बहुत सारे लोगों ने कहा। तो मुझे लग रहा है मेरी फेवरेट अभी वैसे इटली थी, अभी फिर इटली बन चुकी है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आप कुछ चेंजेस आए आपके विनर बनने में या टॉप 4 में? मैं दो चीजें बोलूंगा। पहली बात, अभी इट्स टू अर्ली टू से कि इटली जीतेगी। इटली काफी अच्छी टीम है, काफी स्ट्रांग टीम है, बहुत अच्छा करेगी इंशाल्लाह। लेकिन क्या दिक्कत है ना सर, अभी उन्होंने किसी एक ऐसी स्ट्रांग टीम को नहीं खेला जिससे मेरे को पता चले कि उन्होंने डोमिनेट किया उसको पूरी तरीके से, समझ रहे हो? जब वो करेगी इटली, देन आई ये सही थिंक पॉइंट है, इटली। ये हाँ ये सही पॉइंट है, ये कह सकते हैं। हम लोग नेदरलैंड्स के बारे में भी कह सकते हैं, वो भी अच्छा खेलती है। लेकिन फुटबॉल टीम जितना एक्सपीरियंस हम लोग को देखते हुए एक समझ में आ जाता है कि एक टीम की क्या, अंदर टीम की स्पिरिट क्या है, टीम कैसा खेल रही है। और ऐसा तीनों मैचों में आपको ऐसा एक टाइम भी नहीं लगा कि इटली या तो गोल खा सकती है या फिर वो हार सकती है। फ्रांस ऐसा लगा। मेरे को नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा इटली काफी कंट्रोल में है गेम की। और जो इटली के प्लेयर्स हैं उनका आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने कारनामे बहुत बड़े कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे तो उनके प्लेयर्स की वैल्यू, जैसे लोकाटेली है, उसकी वैल्यू सीधा 60 मिलियन यूरोस जा चुकी है अभी। ठीक है, सासुओलो के प्लेयर हैं, फिर काफी अच्छे प्लेयर्स और भी हैं उनकी टीम में, फिर स्पिनेज़ोला है, किएजा है, ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इटली की, मेरे को देखना है कि जब कोई टीम है जो डिफेंसिवली बहुत अच्छी है, उसके खिलाफ इटली कैसे खेलती है। ठीक है, जिसका मिडफील्ड और इटली डोमिनेट ना कर पाए, जैसे वो टीम होगी फ्रांस होगी जिसकी मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसकी मिडफील्ड को डोमिनेट करना बहुत मुश्किल है। फ्रांस की सबसे तगड़ी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी मिडफील्ड। मेरे को देखना है कि इटली का जो उनके साथ मैच होगा तो कैसे वो डोमिनेट कर पाती है उस मिडफील्ड को। क्योंकि अगर आपको मिडफील्ड अगर उनकी देखी है, पोग्बा, एंजेलो कांटे और फिर रैबियोट, ठीक है, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं, इनको आप डोमिनेट कर दो, और उनकी तरफ से जॉर्जिनियो, लोकाटेली जो भी हैं, तो वो होगा, वो मैच देखना है मेरे को, और वो मैच बोरिंग होंगे यार क्योंकि बिल्कुल सही आसानी बोला। से वो अटैक करने जाते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर ये बात करें इटली और फ्रांस का अगर मैच होगा, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम अटैक करेगी, किसके ऊपर ओनस होगा? फ्रांस पे, और जब फ्रांस एक फ्रांस पे। सिर्फ उसी टीम के अगेंस्ट खराब खेलेगी, मिडफील्ड की बात आपने सही की, जिसके खिलाफ उनको अटैक करना पड़े और उनको जाके उनको ब्रेक करना पड़े। और मुझे लगता है कि जब टॉप 16 टीम्स आएंगी तो वन ऑफ द फेवरेट इटली है। अब देखेंगे अब क्या होता है, लेकिन सबसे और बात इटली की लगी है मुझे टीम एक और की। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मराठा ने जो गोल छोड़ा था सर, वो मोराटा, यार मोराटा बहुत ही गंदे प्लेयर हैं, तो बेसिकली मैं कहना चाहूंगा कि सीधी बात है कि वो सर आई थिंक बहुत बहुत सर इतने घटिया प्लेयर, मतलब
हर मैच में एक ओपन चांस छोड़ रहे हैं वो स्पेन के लिए। स्पेन इतना अच्छा अटैक क्रिएट करके दे रही है, उन्हें प्लेट पे बना के दे रही है सब कुछ, बट मोराटा सब छोड़ रहे हैं। मतलब इटली शायद से बाहर भी हो सकती है बाय वेडनेसडे बिकॉज ऑफ मोराटा। सॉरी, स्पेन। स्पेन बाहर भी हो सकती है बिकॉज ऑफ मोराटा। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आई थिंक रॉड्रिगो को उस पोजीशन में खिलाना चाहिए या फिर प्ले विद द फॉल्स नाइन। लुइस एनरिके को ही हैज टू डू समथिंग, राइट? मतलब आई डोंट, ही डजंट हैव अ क्लू अब वो क्या करे। यार किसी को तो लाना एक एक चीज मैंने आपको बताई कि नहीं बताई, तो जो इंस्टाग्राम पे मैंने उस दिन स्टोरी शेयर की थी जब मोराटा ने बहुत गंदा परफॉर्म किया था, और मैंने टैग किया था वो फर्नांडो टोरेस और जेवी को नहीं, डेविड विया को। और वो वो वाली स्टोरी डेविड विया ने देखी थी। सर आपने बताया, आपने मेरे साथ शेयर भी की थी, और काफी एक्साइटेड है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, हम फैंस, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फैन के बारे में। और सर मैं एक और बहुत बोलना चाहूंगा यूरोस की, कि आई थिंक इस बार एक जो टीम है जो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है वो है जर्मनी। अंडररेटेड, लेकिन दोनों मैचों में अच्छा खेल दिया डिफेंस सर। इशू आएंगे। डिफेंस में इशू आएगा, बट दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। फर्स्ट मैच में भी वो अनलकी रहे, और सेकंड मैच में तो उन्होंने पोर्चुगल को डोमिनेट किया। उस मिडफील्ड ने और उनके अटैक ने डोमिनेट किया, पोर्चुगल वो कर ही नहीं पाया। और आई थिंक रोनाल्डो की वजह से काफी गेम स्लो होती है पोर्चुगल की। यार मुझे लग रहा है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ब्रूनो फर्नांडिस को होना चाहिए, या ब्रूनो फर्नांडिस को वो चांस नहीं दे रहे हैं लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कि ब्रूनो फर्नांडिस जो ओपन शॉट लेता था यूनाइटेड में, वो खेलता है, वो कॉन्फिडेंस, वो इस जैसा पोग्बा के साथ है फ्रांस की टी शर्ट में, उनको पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे मुझे लग रहा है ब्रूनो का उल्टा हो रहा है, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे रोनाल्डो वाला रीजन आपका लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोच को थोड़ा देखना पड़ेगा कि पोर्टुगल की टीम। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो गोल मारा था रोनाल्डो ने, भाई साहब क्या बंदा 36 साल की एज में काउंटर अटैक से गोल मार रहा है। और सिर्फ कुछ लोग कहते हैं जो कि सिर्फ रोनाल्डो ने टैप किया था, लेकिन जब किसी ने एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक रन देखी किसी ने रोनाल्डो की, वो कह सकता है हेडर जीत के गोल मारा उसको। हाँ वो सब अच्छा किया रोनाल्डो ने, वो तो मानना पड़ेगा। बट अगर आप देखेंगे बेल्जियम की टीम काफी अच्छी है, और उसके अलावा काफी मैच बोरिंग हो रहे हैं, बहुत बोरिंग मैच हो रहे हैं सर इस बार यूरोप देखते में। हैं नेक्स्ट वीक तो पता चल जाएगा हम लोगों को कि क्या सीन है, कैसा सीन होने वाला है उसका। और अब जो सबसे बड़ी बात, यूरोस का जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट था, वो था टोनी कक्कर का एक गाना है, कोका कोला टू। कोका कोला की बात करते हैं। यस कोका सर। कोला की बहुत सारी स्टोरीज लोग फैला रहे हैं कि कोका कोला लुट गई, ढक्कन बिक गए, कंपनी बिक गई, सब बिक गए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ राघव शर्मा, आप कोका कोला की जो असलियत है, जो बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं कि उस कंपनी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप ये बताएं, या तो हम बता देते हैं, आप बताएं। तो जिनको भी थोड़ी बहुत स्टॉक्स की नॉलेज है उनको बस ये पता होगा कि अगर मैंने एक कोका कोला की बोतल ऐसे करके ऐसे कर दी, $4.5 बिलियन नहीं गिर जाते। ठीक है, वो टाइम के साथ धीरे धीरे गिरते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन अनिल अंबानी उठा और किसी ने अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को गाली दी और उसका पूरा रिलायंस का स्टॉक गिर गया, $4.5 बिलियन की वैल्यूएशन घट गई। ऐसा कभी नहीं होता मार्केट्स में। सो मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव चला रहता है। ये आपने, मैंने तो स्कैम मूवी से पढ़ा था। सो काफी इंटरनल चीजें होती हैं, तो काफी पहले इंटरनल चीजें बता दें, चलती। तो हुआ क्या, ये बता देते हैं सबको जिनको नहीं पता उनके लिए। तो सीन क्या हुआ कि हाँ पुर्तगाल का मैच होने वाला था यूरोज में, पहला मैच था। उस मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो के आगे एक बॉटल रखी हुई थी कोका कोला की, उन्होंने दो बॉटल्स रखी थी, वो उन्होंने हटाई, और उन्होंने बोला अमोयो। अमोयो का मतलब होता है वाटर, और उन्होंने दिखाया कि नहीं, कोका कोला नहीं पीनी है, मैं वाटर से ही काम चला लेता हूँ। तो उसके बाद जस्ट जब रिपोर्टर्स थे वो बाहर गए, तो उन्होंने सुना कि यार 4 बिलियन का नुकसान हो गया कोका कोला को, क्योंकि उससे पहले उनकी वैल्यूएशन $242 थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते $238 बिलियन हो गई। लोगों को लगा दो बोतल से $4 बिलियन का नुकसान हो गया। लेकिन मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ आपको। रियलिटी ये थी कि एक दिन पहले संडे था, और उस दिन कोका कोला की जो ब्रांड वैल्यूएशन थी वो $242 बिलियन थी, जो कि एक शेयर की कीमत अराउंड $56 थी। अगले दिन सुबह हुआ, सुबह ये मार्केट की सिचुएशन मंडे को वैसे भी खराब होती है,
तो मंडे को खराब चल रही थी, उनका जो एक शेयर का दाम था वो था $55 आ गया। तो अगर आप वैल्यूएशन जोड़ेंगे तो वो था 238 बिलियन डॉलर, तो 4 बिलियन का नुकसान हो गया था उन्हें। लेकिन ये करने के लगभग 15-20 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी। तो लोग जो ये फैला रहे हैं कि हम भी रोनाल्डो के फैन है, आप भी प्रावो शर्मा रोनाल्डो के फैन है, लेकिन आप इतना हवा में ना उड़िए, क्योंकि ऐसी बातें जिसे कहते हैं फेक न्यूज। एक मैं फोर्ब्स का आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं लिंक भी लगा लूंगा, उसमें इन्होंने ऐसी चीजों को बोला है पोस्ट ट्रुथ, एक टर्म दिया है डिक्शनरी में। पोस्ट ट्रुथ का मतलब होता है कि सच्चाई के बाद भी देखिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं रोनाल्डो की वजह से 4 बिलियन का नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहले से ही हालत खराब थी उस दिन के मार्केट में, जितनी बड़ी कंपनियां थी, फॉर एग्जांपल फोर्ड मोटर्स, वो भी $2 बिलियन नीचे चल रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि रोनाल्डो की वजह से हुआ, सारी फेक न्यूज है। और जो आपको फैला रहा है, अगली बार कोई भी शेयर करे, ये मीम अगर कोई भी शेयर करे, तो ये वीडियो का क्लिप काटना और उनके मुंह पे मार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और दूसरा ये है, जहाँ तक ये बात है, यूएफए के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक डायरेक्टिव दिया था सारे प्लेयर्स, सारी टीम्स को, कि कोई भी स्पॉन्सर्स की बॉटल्स वगैरह नहीं हटाएगा, क्योंकि उन्हीं से उनका काम चल रहा है, यूएफए वहीं से पैसा कमा रही है। और अगर यूएफए पैसा नहीं कमाएगी तो ये टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, स्पॉन्सर्स बहुत बड़ा पार्ट रहते हैं इसका। तो बिल्कुल ये सही सब, बात है भाई, सही हाँ। बात है। और यूएफए के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला है, तो अब डंडा लगेगा। अब देखते हैं रोनाल्डो कैसे बॉटल हटाता है वो कोको कोला के अपने आगे से। और ये मुझे और दूसरी बात रही पॉल। ये लॉजिक समझ में नहीं आया था। पॉल पोगबा की बात हम करना चाह रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन लॉजिक समझ में नहीं आया था कि कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, रोनाल्डो ने हटा दिया। तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो का वो इंटेंशन में ही था, वो मीडिया ने बड़ा बना दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब पहले से ही प्रायोरिटीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाते हैं कि ये करना है, ये करना है। पॉल पोगबा के साथ और रिवर्स में कुछ हुआ, इसके बारे में बताइए। पॉल पोगबा ने कुछ ट्राई किया सर लेकिन मैं उनका रिवर्स में बताऊंगा, रिवर्स में बताऊंगा। पहली बात, मैं एक बात बताना चाहूंगा सब लोगों को, कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, वो उसको एंडोर्स करते थे, कोका कोला को। एग्जैक्टली वो फोटो देखिए, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बाबू से आपके लिए बिल्कुल। वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। तो बेसिकली पॉल पॉगबा की स्टोरी बताता हूँ जब तक वो शेयर करते हैं। तो पॉल पॉगबा भी बड़े स्टाइल से गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक हाइकेन कंपनी है, उनकी नॉर्मली बीयर्स आती हैं, तो वो बॉटल वहाँ पे पड़ी हुई थी। पॉल पॉगबा ने कोका कोला नहीं उठाया और उन्होंने हाइकेन की बॉटल साइड में रख दी। और पॉल पॉगबा की जो मार्केट वैल्यू है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगी उनकी मार्केट की रेपुटेशन क्या है। हाइकिन के प्राइसेस बढ़ गए, घटे नहीं, बढ़ गए, क्योंकि पॉल पोगबा ने उनको अपने हाथों सामने से हटा दिया था बोतल को। तो ये एज अ यूनाइटेड फैन मैं बोलना चाहूंगा, प्रागो शर्मा कभी मेरी बात नहीं मानते हैं, लेकिन पॉगबा इज अ पॉग शिट, पॉग बुलशिट। पॉगबा का कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज एक रूमर सुने कि पॉगबा को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, 400 कुछ पाउंड, सबसे ज्यादा 4,000 पाउंड कुछ ऐसा। अगर ये हो गया तो यूनाइटेड को ये दिख मर रही है जाएगी। सर आपको? अभी नहीं आई है। आ गई होगी, अब दिख रही है। अब आई है भाई। हाँ। सो बेसिकली महिला जयवर्धने ने है, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक पुरानी फोटो शेयर की थी, जिसमें कोको कोला की ऐड कर रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और देख ली मैंने, उन्होंने, हाँ हाँ, देखा मैंने। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोको कोला की बोतल पकड़ी है, और उन्होंने मतलब अपना बिब्स वगैरह जो भी इसमें डाला हुआ है वो डाला हुआ है। और फिर अब बेसिकली उनका, जहाँ तक वो पता है, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक इशू हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ था कोको कोला के साथ एडवर्टाइजमेंट का बहुत साल पहले, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इन्होंने खुंदक निकाली कोको कोला पे। और लेकिन पॉकशिट पे आते हैं अभी। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंटेंशन था, लेकिन लोग मीडिया है, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं यूरोज इतने बोरिंग जा रहे हैं, उनको न्यूज वहां से मिल नहीं रही है, तो ये सब न्यूज बना रहे हैं। और दूसरा, पॉगबा की बात करेंगे सर, पॉगबा ने जो हाइनेकेन की बोतल उठा दी है, वो नॉन अल्कोहलिक थी। सो अब क्या ही हाँ, बोलेंगे, चलो उससे उनका कोई अपना अपना वो है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉगबा के कारनामे ऐसे ही होते हैं। फ्रांस के लिए जैसा वो खेल रहे हैं वैसा भगवान ही मालिक है फ्रांस का। और यूनाइटेड ने अगर उनको नया कॉन्ट्रैक्ट इतना महंगा दिया तो यूनाइटेड का भगवान मालिक होगा। और और दूसरा, आज शाम को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ये पता चला है कि मैनचेस्टर सिटी ने 100 मिलियन प्लस प्लेयर्स ऑफर किए हैं टॉटनहम को, हैरी केन के लिए। प्लेयर्स में और कौन कौन है अपेरेंटली ये बता दीजिए, प्लेयर्स में कौन कौन होंगे।
हम गेस करते हैं कि कौन कौन हो सकते हैं प्लेयर्स में। गैब्रियल हेजूस, आइमेरिक लेपोर्ट और राहीम स्टर्लिंग। वैसे मैं स्टर्लिंग का नाम ही सुनना चाह रहा था कि स्टर्लिंग को डिजर्व, टॉटनहम में जाएंगे तो उनके लिए सजा होगी। बेसिकली उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है कि ये भाई आपने जो किया है इतने सालों तक मैन सिटी के लिए, ये आपके लिए सजा है, आप जाइए टॉटनहम में खेलिए जाके। मैन सिटी लिवरपूल के लिए सर बहुत कूड़ा प्लेयर है सर, उनकी बात क्या करें। और यही यूरोस का किस्सा चला हुआ है, तो आई थिंक यूरोस अभी और बोरिंग हो जाएंगे, जैसे जैसे हम स्टेज में प्रोग्रेस करते रहेंगे और बोरिंग हो जाएंगे यूरोज में सब, अभी क्योंकि डिफेंसिव होने वाले हैं, अटैक करने से सब डरेंगे क्योंकि दे वांट टू विन नॉकआउट राउंड यूरोज जब में आएंगे। पीक नहीं आया है, हम वेट करते हैं नेक्स्ट वीक की पीक के लिए यूरोज में। और एक अच्छी खबर जो मैं देना चाहूंगा, बहुत अच्छी खबर है। आपको प्रागो शर्मा जान के खुशी होगी कि स्पेन में एक खबर आई है कि बार्सिलोना है स्पेन में, वहाँ पे एक मुहिम जारी होती है, इंडिया की तरह नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि स्टेट जो था उनको $30 मिलियन थे उनके पास, उन्होंने वहाँ पे नॉर्मल होता है कि पैसे आ जाते हैं उनके पास, तो वोटिंग करते हैं कि अब क्या चाहिए। तो वोटिंग ऑन द बेसिस होती है कि अभी सोसाइटी को या उनके जो एरिया वाले हैं उनको क्या जरूरत है। तो वोटिंग हुई थी और जब वोट कराया गया तो सबसे ज्यादा वोट मिले जिस चीज को, वो था क्रिकेट ग्राउंड। स्पेन में क्रिकेट ग्राउंड बनने वाला है बार्सिलोना में, जो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। आपको सुन के कैसा लगा? काफी अच्छा लगा मेरे को सुन के कि बार्सिलोना स्पेन जैसी कंट्री क्रिकेट में इन्वॉल्व होना चाहती है, बट आई थिंक दोबारा वही होगा कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी अगर बार्सिलोना स्पेन आज क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो अगले 20 25 30 सालों बाद वो हम देखेंगे उन्हें कि वो बांग्लादेश के लेवल पे आता है। और बात वो नहीं है, जैसे बात मेरे लिए बात थी। बात अच्छा लगा, नहीं बात नहीं, अच्छा लगा। इसमें हाँ, था, इसमें था आपको रीजन पता है, लॉजिक क्या था इस चीज का? तो मैं बिहाइंड द स्टोरी में बता देता हूँ। तो बेसिकली वोटिंग हुई और वोटिंग में क्या था कि दो, एक इंडियन गर्ल है और एक पाकिस्तानी गर्ल है, भट्ट करके कुछ है, पाकिस्तानी लड़की है वो। और वोटिंग आप जानते हैं, जब वोटिंग का सवाल आता है तो इंडिया को और पाकिस्तान को कौन नहीं हरा सकता है। तो वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी। और आप इससे समझ सकते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड को वोट क्यों मिले। और वहाँ के मेयर को भी बनवाना पड़ रहा है, वो भी सोच रहा होगा क्या हमने दे दिया वोटिंग लिस्ट में। और अब वो उनको बनवाना पड़ेगा वहाँ पे, चाहे दो चार लोग ही क्रिकेट खेले लेकिन वो बनवाना पड़ेगा ही उनको। और मजा आएगा देखने में। और एक अच्छी बात है क्योंकि आईसीसी ने आज क्या किया है, तो नॉर्मली जो इनके यूरोपियन क्वालिफायर्स होते हैं, तो अब जैसे आपको पता होगा आईसीसी ने अराउंड 104 कंट्रीज को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की जो स्टेटस है वो दे दिया है। तो यूरोपियन क्वालिफायर्स होते हैं, गर्ल्स क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, जो कि स्कॉटलैंड में होने थे। बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट है, अब उन्होंने वो स्कॉटलैंड से शिफ्ट कर दिए स्पेन में। तो दिस इज गुड न्यूज फॉर क्रिकेट, ग्रो स्पेन। कर रहा है। और जितना ग्रो करेगा उतना ही इंडियंस प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्पोर्ट है जिसमें प्राउड फील कर सकते हैं। ओलंपिक्स में अभी हम आएंगे, नेक्स्ट वीक हम ओलंपिक्स की भी थोड़ी बातें करेंगे। तो इस वीक और कुछ ऐसा हुआ था प्रभु शर्मा जिसमें आप बोलना चाहते हैं? और कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ था, सब बेसिकली ये द बेसिक्स था। और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का मैच काफी टाइम बाद उसके बीच में हो रहा है, सन्स और एलए क्लिपर्स के बीच में। तो अब एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने बताया कि एनबीए की बात की, तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें कहा गया है कि एनबीए की जो रेटिंग्स आई है वो बहुत सालों में बहुत ही पुअर है। उसका एक रीजन है कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं वो बहुत पहले ही आउट हो गए, या तो इंजरी का शिकार हो गए हैं, या फिर खेलने को मिला नहीं क्योंकि इंजरी है उनको, या फिर वो उनकी टीम्स आउट हो गई हैं। तो इस बार का जो एनबीए फाइनल्स है बहुत ही बोरिंग है इन द फैंस, इन द आईज ऑफ द फैंस, क्योंकि उनका कोई स्टार नहीं है और बहुत ही खराब हो रहा है। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है कि एनबीए फाइनल्स होगा बिटवीन सन्स एंड बक्स। मेरा एक, जिसमें मैं एक बात कर, मेरा एक फ्रेंड है दिव्यांश नाम है उनका, तो वो काफी ज्यादा बास्केटबॉल को फॉलो करते हैं और वो भी खुश नहीं है इस बार वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल्स, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है। वो क्रिस पॉल को बड़ा प्लेयर नहीं मानते और वो कहते हैं कि एलए क्लिपर्स में से कोई बड़ा प्लेयर नहीं, तो फिर
उन्होंने देखना बंद कर दिया। तो फिर यही रीजन है। मतलब इंडिया में तो क्या ही बोलेंगे, एनबीए में लेब्रॉन जेम्स नहीं तो कौन देखेगा। यार देखिए बास्केटबॉल का एक चीज मैंने बास्केटबॉल फॉलो किया, बास्केटबॉल बहुत अच्छा भी लगता है मुझे, लेकिन एक चीज जो समझ में आई है, जो सुपरस्टार कल्चर है बास्केटबॉल है वो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। अगर आपकी टीम में दो अच्छे प्लेयर हैं, जैसे आप गली मोहल्ले में जब खेलते थे, तो अगर आप दो बेस्ट प्लेयर आपकी टीम में तो आप ही जीतते थे। वही एनबीए का सीन है, अगर इंजरी ना हुई किसी प्लेयर को तो जो दो बेस्ट टीम्स हैं, जिनके पास दो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो जीतेगी। वो 99.99% यही होता है, और इसीलिए शायद एनबीए इंडिया में इतना ग्रो नहीं कर रहा है। अगर खाली देखना स्टार्ट कर दे तो शायद करे। तो आज के लिए मेरे हाँ ख्याल से बहुत बहुत अच्छा रहा, बढ़िया ना। और देखते हैं नेक्स्ट वीक आते हैं। इस वीक तो यार बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि हम लोग को जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक कुछ नहीं देखते हैं बस क्या नेक्स्ट सीन वो क्या होने वाला है। अगर आपको हम लोग को फॉलो करना है, अपडेट लेनी है स्पोर्ट्स की, तो आप पीएसएफ को फॉलो करिए। पीएसएफ के इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो करिए, वहाँ पे हम लोग हर सेकंड में अपडेट करते रहते हैं। जब पॉडकास्ट नहीं करते हैं तब नहीं करते, बाकी तो हर टाइम ही करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आई होप आपको कम बोरिंग लगा हो, और जिसको बोरिंग लगा हो वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक आइएगा और अच्छा लगेगा। थैंक यू राघव शर्मा। ओके सर।